फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 1, जिसकी शुरुआत में एक अननोन विलेज के अंदर कहानी का वन ऑफ द लीड कैरेक्टर कॉल्ड बॉयड एक छोटी सी घंटी बजाता हुआ सभी को अपने घर में जाने का आदेश दे रहा था। ये एक ऐसा गांव था जहां पर काफी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। रात को तो मानो यहाँ पर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर निकल कर आकर सभी का खून पी जाते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा करने के लिए सभी को अपने घर में जाना जरूरी होता है शाम के 7 बजे के बाद में। जिसके बाद सीन एक क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहां पर कैनी नाम का एक पुलिस वाला और क्रिस्टी नाम की एक क्लिनिक कंपाउंडर साथ में बैठ करके गेम खेल रहे थे। अब बेसिकली हुआ ये था कि कैनी के फादर मिस्टर चैन और उसकी मदर टियान, ये पूरी फैमिली भी इसी विलेज के अंदर फंस चुकी थी। फादर चैन की हालत खराब हो जाने की वजह से उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस क्लिनिक की क्रिस्टी उनका ध्यान रखा करती थी और कहीं न कहीं कैनी क्रिस्टी को पसंद किया करता था, मगर उसमें अपने प्यार का इजहार करने की ताकत नहीं थी। जिसके बाद में शाम हो जाती है और यहाँ बॉयड अपने टाउन के अंदर मौजूद एक कॉलोनी हाउस को दूर से देख रहा था जहाँ पर अभी भी कुछ बच्चे घर से बाहर थे, मगर समय रहते वो भी अंदर जा चुके थे। जिसके बाद हम फ्रेड नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठ करके शराब पी रहा था। डैरन उसे कहता भी है कि रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, मगर फ्रेड की स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि वो चलकर अपने घर तक पहुंच जाए, वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वहीं हम फ्रेड की फैमिली को देख पाते हैं जिसके अंदर मैरी और माया थे। मैरी अपनी बेटी माया से कहती है कि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और अंदर ही रुकना, कोई दरवाजा खोलने के लिए बोले तो मत खोलना, मैं तुम्हारे पापा का वेट कर रही हूँ। जैसे ही माया घर के अंदर घुसती है तो उसे खिड़की पर एक अननोन एंटिटी दिखाई पड़ती है। ये इस वक्त उसकी दादी का रूप बना करके आई थी और वो माया से कहती है कि बेटा मैं यहाँ पर अकेली हूँ और तुम तो मेरी पोती हो, तुम्हें तो मेरी मदद करनी ही चाहिए, खिड़की खोल दो, मैं अंदर आ जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है। अब जब तक मैरी वहां पर पहुंचती तब तक माया ने खिड़की खोल दी थी और तभी एक वैशी मॉन्स्टर आकर इन दोनों को ही जान से मार डालता है। जिसके बाद सीन नेक्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम एक ट्रेलर के अंदर एक पूरे परिवार को देख पाते हैं जिनके अंदर होते हैं जिम, टेबिथा, इनकी बड़ी बेटी जूली और छोटा बेटा ईथन। ये लोग रास्ते में मस्ती मजाक करते हुए बस आगे जा ही रहे थे। इन बिटवीन सीन शिफ्ट होता है इस टाउन में जहाँ पर नशे की हालत से उठकर जब फ्रेड अपने घर पर आता है तो उसके घर के बाहर लोगों का काफी सारा जमावड़ा था जो कि आकर कहते हैं कि क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि कल रात को क्या हुआ। यहाँ पर बॉयड जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था वो खींचकर फ्रेड में 2 चांटे जड़ देता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पिछले 3 महीनों में इस टाउन में एक भी हादसा नहीं हुआ था, मगर कल तुम्हारी गलती की वजह से 2 लोग मारे गए, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हें ठीक टाइम पर घर पर आ जाना चाहिए था अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, मगर अब जाकर देखो कि उनकी क्या हालत है। जब फ्रेड ऊपर जाकर कमरे में देखता है तो उसकी वाइफ और बेटी की फटी हुई बॉडीज वहां पर पड़ी थी। ये सीन यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है। जिसके बाद हम बॉयड को उनके घर की खिड़की पर लगे एक तिलिस्मी पत्थर को उठाते देख पाते हैं। ये वो पत्थर था जो कि इस पूरे टाउन के लोगों को उन मॉन्स्टर से बचाने का काम किया करता था, तो बॉयड उसे अपनी जेब में रख लेता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मैथ्यू फैमिली पर जो कि रास्ते में आगे जा ही रहे थे, लेकिन तभी एक पेड़ गिरा होने की वजह से पहले ये लोग सोचते हैं कि इस पेड़ को हटा देंगे और सीधा निकल जाएंगे, मगर वो पेड़ काफी ज्यादा भारी था। इसी वक्त आसमान में काले कौवे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शाम का वक्त भी होने वाला था तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाएंगे। सीन अगेन टाउन में शिफ्ट होता है। बॉयड आकर कॉलोनी हाउस की वार्डन डोना से मिलता है और कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए आया हूँ, जहाँ पर डोना कहती है कि ये तुम्हारा इलाका नहीं है। तो बेसिकली इस टाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक कॉलोनी हाउस जिसे कि डोना लीड किया करती थी, वहीं टाउन के बाकी के लोग जिन्हें की बॉयड संभाला करता था। मगर बॉयड का बेटा एलिस जो कि अपने पिता के साथ ना रहकर कॉलोनी हाउस में रहता था, इसलिए आज बॉयड उससे मिलने के लिए आया था। यहाँ पर इस वक्त एलिस अपनी ही गर्लफ्रेंड फातिमा की एक सेक्सी पेंटिंग बना रहा था। जब उसके फादर अंदर आते हैं तो फातिमा बाहर चली जाती है और वो अपने बेटे से बात करते हैं और बताते हैं कि कल शहर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, फ्रेड की फैमिली को मॉन्स्टर ने जान से मार दिया, आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां पर आओ। जिस पर एलिस कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। यहाँ पर हम मैथ्यू फैमिली को देख पाते हैं जो कि पीछे के रास्ते से निकलने की वजह से गलती से इसी टाउन में पहुंच जाती है, जहाँ का नजारा खौफनाक था। सारे घर टूटे हुए थे, बाकी जितनी भी गाड़ियां पड़ी थी उनके टायर्स पंचर थे। वहीं इस टाउन के लोग सभी फ्रेड की फैमिली को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े थे। मैथ्यू की फैमिली जब इन्हें दूर से देखती है तो इनसे बात करने के लिए आगे आती है, जहाँ पर बॉयड कहता है कि कोई भी अभी इन्हें कुछ नहीं बताएगा वरना ये लोग घबरा जाएंगे। बॉयड फिर इनसे
बात करने के लिए इनके पास आता है। जिम कहता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, क्या आप हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता बता सकते हैं? जहाँ पर बॉयड कहता है कि हाँ, बस यहाँ से सीधे निकल जाइए और ये रोड आपको मेन रोड से कनेक्ट कर देगी, जहाँ से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जिम बिना किसी देरी किए सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर निकल जाता है, मगर कई बार आगे के रास्ते पकड़े हुए जाने पर भी ये लोग वापस से दोबारा उसी टाउन में लौट कर आ रहे थे। ऐसा करीबन 4 से 5 बार हो जाता है। इसी बीच हम 2 भाई बहनों को भी देख पाते हैं, सारा और नेथन। सारा जो कि यहाँ के डाइनर में एज अ वेट्रेस काम किया करती थी, वहीं नेथन जो कि इस टाउन के सभी जानवरों को पाला करता था, जैसे कि सुअर, बकरी, मुर्गे और गाय। इस वक्त मैथ्यू फैमिली पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी, क्योंकि बार बार सेम ही रोड, सेम ही टाउन से गुजरना इन्हें गवारा नहीं था। ये तो सोच रहे थे कि हम हर वक्त सीधा रास्ता ही पकड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं से मुड़ भी नहीं रहे हैं, तो अगेन वापस से इसी टाउन में लौटकर क्यों आ रहे हैं। जहाँ पर अब इस टाउन के शेरिफ बॉयड भी अपने जूनियर कैनी को बोल देता है कि अब वक्त आ चला है इन लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाने का, पंचर करने वाले तार बिछा दो। वहीं दूसरी तरफ जब मैथ्यू फैमिली जा रही थी कि तभी सामने से एक और तेज गाड़ी आती है और इन लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के अंदर पूरी फैमिली की हालत बुरी हो जाती है। इवेंचुअली किसी की जान तो नहीं गई थी, मगर इनके छोटे बेटे ईथन के पैर में एक सरिया घुस जाता है। हालांकि मदद करने के लिए यहाँ पर इस वक्त तक बॉयड और कैनी पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर इन्हें फर्स्ट वाली कार में से टॉबी नाम का एक शख्स घायल मिलता है। वो उसे बचा करके अपने टाउन में आगे भिजवाने की कोशिश करते हैं, जहाँ क्लिनिक में क्रिस्टी टॉबी का इलाज करने लगती है। मीनवाइल बॉयड उस कार की तहकीकात करने लगता है, तो उसमें से उसे जेड नाम का एक और शख्स मिलता है, जो कि इस वक्त ड्रग के नशे में था। वो तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और खड़े होने की हालत में भी नहीं था। तो बॉयड उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और एक्सीडेंट हुई दूसरी गाड़ी को देखने जाता है। तब उसे मैथ्यू फैमिली के बारे में पता चलता है। वो ऊपर का दरवाजा खोलकर उस ट्रेलर के अंदर जाता है, सभी को शांत करता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है, एक एक करके सभी को बाहर भी निकाल देता है। मगर उनका बेटा ईथन, जिसके पैर में इस वक्त सरिया डला हुआ था, इसलिए उसका इलाज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो अपने जूनियर कैनी को बोल करके टाउन से मदद बुलवाता है। अब यहाँ कैनी एलिस को भी कह देता है कि तुम्हारे पिता मुसीबत में है, इस टाउन में एक और गाड़ी आई थी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, तुम्हें हमारी मदद के लिए चलना चाहिए। एलिस जो कि अपने पिता को पसंद तो नहीं करता था, मगर अगर किसी की जान खतरे में है तो वो भी मदद करने के लिए आगे बढ़ ही जाता है। यहाँ जूली, टबीथा और जिम अपने बेटे ईथन के लिए परेशान हो रहे थे, तो बॉयड बताता है कि ये काम कीजिए, आप दोनों लेडीज कैनी के साथ मिलकर के फटाफट से कॉलोनी हाउस पहुंचिए। ईथन की हालत खराब है, इसलिए उसका इलाज हमें इसी बस में करना होगा, कुछ भी हो जाए, मगर हमें अंधेरा होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। जिम बार बार पूछता है कि आखिर अंधेरा होने पर होगा क्या, मगर बॉयड उसे इस वक्त पूरी बातें समझा नहीं पा रहा था। मीनवाइल सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम टॉबी की खराब हालत को देख पाते हैं। इस वक्त सैरा उसके पास आती है और उसका ट्रीटमेंट करने की बजाय उसी के जबड़े में एक पेचकस डालकर उसकी जान ले लेती है, और ऐसा उसने क्यों किया वो आपको सीरीज में आगे पता चलेगा। अब एक तरफ जहाँ कैनी एलिस, खत्री, टबीता और जूली के साथ कार में बैठ करके कॉलोनी हाउस के लिए जा रहा था, मगर रास्ते में उसी के बिछाए हुए फेंसिंग की वजह से उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है, तो उन्हें भागकर कॉलोनी हाउस की तरफ जाना पड़ता है। मीनवाइल अंधेरा होने पर इस ट्रेलर के अंदर बैठी क्रिस्टी ईथन का इलाज करने लगती है। वहीं बॉयड ने जो उसकी जेब में तिलिस्मी पत्थर था उसे ट्रेलर में लगा दिया था और सारे दरवाजों को, खिड़कियों को कपड़े से ढक दिया था ताकि मॉन्स्टर अंदर ना आ सके। जिम पूछता है कि आखिर ये पत्थर किसके लिए है, जहाँ पर बॉयड कहता है कि तुम्हें जवाब जल्द ही मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि इसी जंगल के अंदर कई सारी अननोन एंटिटीज आकर इन पर हमला करने वाली थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या अब इस जंगल में ये सारी बुरी आत्माएं इन्हें जान से मार देगी, और क्या कॉलोनी हाउस की तरफ भागता हुआ ये पूरा परिवार अंधेरा होने से पहले चार दीवारी में पहुंच पाएगा, और क्या ये टाउन का शेरिफ बॉयड इनकी उस तिलिस्मी पत्थर से जान बचा पाएगा? इसके लिए तो सेकंड एपिसोड का वेट आपको करना ही पड़ेगा, जो कि जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि खून में लथपथ था और अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की कुछ लकड़ियां काट रहा था। और अब ऐसा हुआ क्यों, कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है। तो वहीं रात का सीन दिखाया जाता है। ये वो पॉइंट था जहां पर जंगल के अंदर वही अननोन एंटिटीज आकर इन्हें घेर चुकी थी। जिम पूरी तरीके से घबरा चुका था कि आखिर ये लोग है कौन, अंदर आने की गुहार क्यों लगा रहे हैं, क्या मुझे बाहर जाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए? लेकिन बॉयड ऐसा करने से मना कर देता है। इवेंचुअली वो अपनी गन भी निकाल देता है और जिम को समझाने लगता है कि अगर तुम बाहर गए तो तुम भी मरोगे और अंदर हम सब भी मरेंगे, और मैं अब और बच्चों की लाशें दफनाना नहीं चाहता। आज सुबह ही मैंने 2 बॉडीज दफन करी है, अब और लाशों को देखने की मेरी हिम्मत नहीं। जिम उसकी बात को समझ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। ये सारे मॉन्स्टर्स ट्रेलर के अंदर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ट्रेलर के अंदर बॉयड ने वो तिलिस्मी पत्थर लगा दिया था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उन सभी पर जो कि उस कार में बैठ करके कॉलोनी हाउस तक जाने वाले थे। हालांकि डोना ने सबको मना कर दिया था कि अंधेरा होने के बाद कोई
भी दरवाजा या खिड़की नहीं खोलेगा। एलिस बाहर आकर चिल्लाने लगता है कि हम लोग हैं, हम इंसान हैं, हमारे लिए दरवाजा खोल दो, मगर डोना ऐसा करने से मना करती है। लेकिन फातिमा जो कि एलिस से प्यार करती थी वो समझ जाती है कि ये इंसान ही है और वो उसके लिए दरवाजा खोल देती है। जैसे ही ये सब लोग अंदर आते हैं तो डोना इन पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इन्हें अपने घुटनों के बल बैठने को बोलती है और इनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि अगर इनमें से कोई मॉन्स्टर हो तो यहाँ मौजूदा लोग ना मारे जाएं। मीनवाइल क्रिस्टी अपनी पूरी जान लगा देती है ईथन को बचाने के लिए। वो सबसे पहले उसके पैर से वो सरिया निकालती है, पैर पर कपड़ा बांधती है ताकि खून ज्यादा ना बहे और उसे एक नशे का यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है ताकि बच्चा आराम से सो जाए। वहीं सीन शिफ्ट होता है कॉलोनी हाउस में जहाँ पर एलिस इस वक्त जैड को बचा करके अपने रूम में लेटा देता है। अब वो तो ड्रग्स के नशे में था इसलिए कुछ सोच और समझ नहीं पाता। तभी वहाँ पर हीना नाम की एक लड़की आती है और कहती है कि ये दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, कैसा हो कि अगर ये यहीं कॉलोनी हाउस में रहे तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। वहीं हम डोना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त टबिता के पास आई थी और वो कहने लगती है कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो, शायद अब जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। टबिता कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या बातें कर रही हो, हमें यहाँ पर बंदी बना करके क्यों रखा हुआ है, हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। जहाँ पर अब डोना उसे बताने लगती है कि ये गाँव श्रापित है, यहाँ पर कहीं से कुछ ऐसी आत्माएं आती है शाम ढलने पर जो कि इंसानों का मांस फाड़ करके खा जाती है। और जैसा कि इस सीरीज का नाम ही है फ्रॉम, तो हिंदी में यही मीनिंग बनता है कहीं से। इसी बीच हम जूली को भी देख पाते हैं जिसके हाथ बंधे हुए थे कि तभी वहाँ पर विक्टर नाम का एक बहुत ही बूढ़ा शख्स आता है जो कि बताता है कि मैं यहाँ का यानी कि इस टाउन में आने वाला सबसे पहला शख्स था। मुझे पीचेस खाना बहुत पसंद है मगर डोना मुझे देती नहीं, क्या तुम इसमें से कुछ खाना चाहोगी? मगर जूली को ये विक्टर थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा था इसलिए वो उससे बात नहीं करती और उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहती है कि तभी यहाँ पर फातिमा पहुंच जाती है और बताती है कि विक्टर ऐसा ही है, हालांकि वो हम में से सबसे ज्यादा पुराना शख्स है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता मगर उसकी बातें थोड़ी सी अटपटी है, तुम चाहो तो मेरे साथ बात कर सकती हो, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। एंड देन फातिमा जूली को एलिस के रूम में भी ले जाती है जहाँ पर जूली एलिस की काफी सारी पेंटिंग्स को देख पाती है और समझ पाती है कि एलिस एक बहुत अच्छा पेंटर है, क्रिएटर है जिसे कि लाइव स्केचिंग बनाना बहुत पसंद है। इसी बीच हम कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त फादर खत्री और एलिस के साथ बात कर रहा था। कैनी का कहना था कि रात हो चुकी है, हमेशा चार दीवारी के अंदर होने पर ही तिलस्मी पत्थर काम करता है। इस वक्त बॉयड और मैथ्यू फैमिली का मिस्टर जिम, क्रिस्टी और उनका बेटा ईथन ट्रेलर में ही है, उन पर इस वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा होगा। हमें कैसे भी करके सुबह की पहली किरण होते ही निकलकर उन्हें जाकर देखना चाहिए, क्या पता उनके साथ भी वही हादसा ना हुआ हो जो कि आज सुबह हमने देखा था। मीनवाइल सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कैनी के फादर मिस्टर चैन को देख पाते हैं जो कि डायमेंशिया नाम की बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। वो इस वक्त क्लिनिक की एक वार्डन के साथ बैठ करके चेस खेल रहे थे कि तभी अचानक से उन्हें कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो बुरी तरीके से परेशान हो जाते हैं जहाँ पर वार्डन उन्हें सुलाने के लिए कमरे में ले जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारा जो कि इस वक्त नेथन के पास लेटी हुई थी, नेथन का पूरी तरीके से खून बह चुका था, वो मर चुका था और तभी चालाक सैरा उस क्लिनिक का दरवाजा खोल देती है ताकि वो मॉन्स्टर्स अंदर आ जाएं और टॉबी को जान से मार डालें। हालांकि मर तो वो वैसे ही चुका है लेकिन सारा के ऊपर उसके खून का इल्जाम ना लगे। यहाँ पर हम फादर खत्री और कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त साथ में ड्रिंक्स ले रहे थे। फादर खत्री का बताना था कि मैं भी यहाँ के शुरुआती में आए हुए लोगों में से एक हूँ, मैंने अपने सामने कई लाशों को देखा है। ये हैवानी दरिंदे रात को निकलते हैं और उन्हीं के रिलेटिव्स का रूप बनाकर उन्हें लुभाते हैं, कभी किसी के दोस्त बन जाते हैं तो कभी किसी के कोई फैमिली रिलेटिव बन जाते हैं और हम लोग उनकी बातों में आकर उनके आने के लिए रास्ता खोल देते हैं और तभी ये हैवान अपना असली चेहरा दिखाते हैं। इनसे आज तक कोई बच नहीं पाया है, सिर्फ ये तिलस्मी पत्थर ही है जो कि हमें इस चार दीवारी के अंदर उन मॉन्स्टर से बचाता आया है। अगर ये ना होता तो शायद आज हम भी ना होते। वहीं सीन जूली पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त ऑलरेडी अपने परिवार से खफा हो चुकी थी, ना तो उसे अपने मदर फादर की सुनाई जाने वाली बातें पसंद थी, ना ही अपना छोटा भाई पसंद था। काइंड ऑफ इस एज में आ जाने के बाद में लड़कियों को थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है और एक नई फ्रेंडशिप की उन्हें जरूरत होती है ताकि अपने गम भुला दिए जाएं। इसलिए यहाँ पर आने के बाद यानी कि फातिमा और एलिस से मिलने के बाद वो थोड़ी खुश हो जाती है। वहीं डोना टबिथा को इस वक्त सारी बातें बता चुकी थी कि यहाँ पर किस तरीके से शाम हो जाने के बाद में कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि किसी भी इंसान को देखते ही फाड़ करके खा जाते हैं और फिर बचती है तो सिर्फ उनकी हड्डियां। पहले तो टबिथा को ये सारी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन जब डोना ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया कि हम दोनों जब एक ट्रेलर में बैठ करके यहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में मॉन्स्टर्स ने हमारा रास्ता रोक लिया, मेरी ही आंखों के सामने उन्होंने मेरी बहन को फाड़ करके खा लिया और उनसे जान बचाने के लिए मैंने एक जंगल में झाड़ी के पीछे छिप करके रात बिताई। जब जब ये मॉन्स्टर्स मेरी बहन को फाड़ करके खा रहे थे उसके चिल्लाने की आवाज तक मेरे कानों में गूंज रही थी। इन बातों को सुनकर के जूली को फाइनली विश्वास हो जाता है कि ये टाउन एक मौत का मंजर है जहाँ से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। इन सभी ने बाहर निकलने की कई बार कोशिश करी मगर लौट करके ये लोग अगेन यहीं पर आ जाया करते
करते थे। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि कुछ अनोखी ड्राइंग्स बना रहा था। उसकी ड्राइंग्स ऐसे लग रही थी मानो कोई बच्चा कोई स्केच बना रहा हो, और ये सब वो क्यों कर रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन तो मैं आगे आपको इस सीरीज में दे ही दूंगा। मीनवाइल हम सारा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त रात के अंधेरे में भी अपने घर पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त नहा रही थी, नहा के जब बाहर आती है तो अपने भाई नेथन के गले लग जाती है। भाई कहता है कि तुम इतना रो क्यों रही हो, कहीं तुमने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया। जहाँ पर सारा बताती है कि हाँ मुझसे एक बुरा काम हुआ है, और वो बुरा काम ये था कि उसने क्लिनिक का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अब यहाँ पर हम क्लिनिक में देख पाते हैं जहाँ पर वार्डन मिस्टर चैन को खाना देने के बाद में जब दरवाजे को चेक करने जाती है तो दरवाजा तो उसे खुला मिलता है कि तभी मॉन्स्टर्स आकर उसे और मिस्टर चैन को जान से मार डालते हैं। वही सीन शिफ्ट होता है मैथ्यू फैमिली पर, और इस वक्त तो सुबह भी हो चुकी थी, सूरज की पहली किरण आ चुकी थी, इसलिए ये लोग अब यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। और जैसे ये लोग बाहर आते हैं कि तभी टबीथा, कैनी और मिस्टर खत्री भी यहाँ तक पहुंच चुके थे उन्हें लेने के लिए। ये परिवार आपस में एक साथ मिलकर काफी खुश होता है। टबीथा अपने बेटे ईथन को देख करके उसे गले लगा लेती है क्योंकि उनकी ये रात बहुत ही मुश्किलों भरी थी। मगर कैनी के लिए ये वक्त और भी ज्यादा मुसीबत भरा था, क्योंकि जब वो वापस आकर क्लिनिक में अपने फादर को देखता है तो उसे वार्डन और अपने फादर की फटी हुई लाशें दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर वो पूरी तरीके से टूट चुका था। और ये लोग सोचने पर मजबूर थे कि आखिर क्लिनिक का दरवाजा कैसे खुला छोटा। और यहाँ पर वो अपने फादर को दफन करने के लिए पेड़ से कुछ लकड़ियां काट रहा था, और ये वही सीन था यानी कि एपिसोड के फर्स्ट वाला जहाँ पर हम कैनी के पूरे शरीर पर खून देख पाते हैं जो कि इस वक्त कुल्हाड़ी से पेड़ की लकड़ियां तोड़ रहा था। और वो बॉयड को बताता है कि मेरे फादर और मैं साथ में चेस खेला करते थे, उन चेस की गोटियों पर खून लग चुका है, इसलिए अब मुझे इन लकड़ियों से नई गोटियां बनानी पड़ेगी। और अब बॉयड भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि पिछले 3 महीनों से यानी कि ऑलमोस्ट 96 डेज तक तो एक भी वारदात इस टाउन में नहीं हुई, और आज अचानक से 6 मौतें। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। यही सोचते हुए वो अपने पोस्ट ऑफिस वाली रेजिडेंशियल एरिया में बैठ जाता है, ये काइंड ऑफ उसका जेल भी था। और तभी वो एक चाबी को देखने लगता है जिस पर एक बोट का साइन बना हुआ था। एपिसोड की एंडिंग में हम ईथन को देख पाते हैं जिसके पास कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके फादर ने जाकर के उस ट्रेलर में से अपने परिवार के लिए कुछ कपड़े निकाल लिए थे। नए कपड़े पहनकर वो बहुत ज्यादा खुश था, अपनी मॉम के साथ बातें भी कर रहा था कि तभी उसे खिड़की में दूर खड़ा एक लड़का नजर आता है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी, और वो सिर्फ ईथन को ही घूरे जा रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब क्या ये लड़का अच्छी आत्मा है या बुरी आत्मा, क्या फिर इनके लिए एक बुरा संदेशा है? आखिर बॉयड अब इन 6 मौतों के राज को कैसे सुलझाएगा? क्या मैथ्यू की पूरी फैमिली इस घोस्ट टाउन में ठीक से सेटल हो पाएगी या नहीं? इन सभी के राज तो आपको 3rd एपिसोड में ही पता चलेंगे, वो भी जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 3। पर्सनली ये मेरा भी फेवरेट एपिसोड है, और वो क्यों है इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा ही। सो नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जिसकी शुरुआत में हम कॉलोनी हाउस के लोगों को देख पाते हैं जो कि रात के अंधेरे में खुद का भी मन बहलाते रहते हैं। और उसी कॉलोनी हाउस में हम मैथ्यू फैमिली को भी देख पाते हैं जहाँ पर जिम, टबीथा, जूली और ईथन भी मौजूद थे, जो कि बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ से निकल जाना चाहते थे। मगर उन्हें क्या पता कि अब उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी इसी घोस्ट टाउन में गुजारनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर जेड को होश आ जाता है, यानी कि उसका पूरा नशा खत्म हो चुका था। इस वक्त डोना उसके पास आती है और बताती है कि क्या तुम्हें किसी ने अभी तक कुछ बताया है? तो जेड कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जहाँ पर डोना कहती है कि अरे यार, फिर से वही स्टोरीज अब तुम्हें शुरू से सुनानी पड़ेगी। वहीं हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि अपने उस पोस्ट ऑफिस में सोया करता था। वो उठ जाता है, उसके पास एक जोड़ी ही कपड़े थे, वही बनियान, वही जीन्स, वही शर्ट, और वो आज बाहर अपने एक ओन क्रिएटेड बॉक्स को देखने लगता है और सोचता है कि आज इसके यूज करने की बारी है। जिसके बाद वो थोड़ा नहाता धोता है, ब्रश करता है, रेडी होता है और सीधा फ्रेड के पास पहुंच जाता है। फ्रेड भी जानता था कि आज उसे सजा मिलने वाली है, जिस पर बॉयड बताता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। तो फ्रेड कहता है कि ठीक है, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र मेरे बीवी बच्चों के बगल में ही मुझे दफनाना। यानी कि फ्रेड को ये पता है कि अब आज का दिन उसका आखिरी दिन है। वहीं हम डोना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त जेड को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने लगती है अबाउट दिस टाउन। मगर फ्रेड को ये सारी चीजें बकवास लगने लगती है। उसे ये लगता है कि उसका दोस्त टॉबी उसे एक ह्यूमन क्रिएटेड विला में लेकर आ चुका है, या फिर कहें कि ह्यूमन क्रिएटेड एक ऐसे प्लेस पर लेकर आ चुका है जहां पर अभी कोई खेल चल रहा है। वैसे एक चीज है, हमारी इंडिया में ऐसे कोई रियलिस्टिक गेम्स तो होते नहीं है, लेकिन बाहर फॉरेनर्स के पास में ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर उन्हें एक अबैंडन्ड सिटी में जाकर के कुछ क्लूज, कुछ टास्क करने पड़ते हैं खेल को जीतने के लिए। तो जेड को यही लगता है कि यहाँ कोई गेम चल रहा है, हर कोई यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है और अब उसे कुछ क्लूज ढूंढ करके कोई टास्क
टास्क कंप्लीट करने हैं। वो तो बाहर निकल करके एंजॉय करने लगता है, सभी को हलुहाय करने लगता है और एक लड़की की साइकिल लेकर के अगले क्लूज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर हम ईथन को देख पाते हैं जहाँ पर वो बस उस खिड़की को ही देखे जा रहा था, क्योंकि ईथन को अपने जैसा सिर्फ एक ही लड़का दिखाई दिया था कि तभी उसकी मॉम टबीथा वहाँ पर आ जाती है, उसे नाश्ता करने के बारे में बोलती है। तो कॉलोनी हाउस के लोग बताते हैं कि पास ही में एक डाइनर है जहाँ पर सुबह का नाश्ता बनाया जाता है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर जाकर के नाश्ता कर सकते हैं। जिसके बाद सीन डायरेक्टली डाइनर पर ही शिफ्ट होता है जहाँ पर हम चैन फैमिली को देख पाते हैं, यानी कि कैनी और उसकी मॉम टियान। हालांकि ये वक्त भी उनके लिए मुसीबतों भरा था, क्योंकि कैनी के फादर की जस्ट डेथ हुई ही थी। टियान पूरी तरीके से टूट चुकी थी, मगर फिर भी इस हालत में होने के बावजूद वो यहाँ के लोगों को सर्व करना चाहती थी। इसी बीच हम यहाँ की वेटरेस सारा को देख पाते हैं, जिसकी वजह से रात के कांड हुए थे, मगर किसी को भी इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। वहीं पर हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने कुछ कागजों में लिख करके अपने कॉलोनी हाउस से जंगल की दूरी को तय करने की कोशिश करता है और ऐसा बार बार करने लगता है। वहीं पर हम जूली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उदास उस कॉलोनी हाउस के अंदर खड़ी थी कि तभी फातिमा आती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है और वो बताती है कि ये एज ऐसी ही है जहाँ पर मन इधर उधर डोलता फिरता रहता है, काफी सारे ख्यालात आते हैं, फैमिली थोड़ी सी बंदिशों भरी लगती है, मगर यहाँ पर आकर तुम खुल चुकी हो, तुम्हें अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, तुम्हारी एक नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। जब मैं भी यहाँ पर आई थी तब काफी दिनों तक गुमसुम बैठे रहती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे यहाँ की आदत हो गई, धीरे धीरे तुम्हें भी हो जाएगी। इस वक्त जिम अपनी फैमिली के पास आता है, अपने बेटे ईथन को नई नई किताबों से नई नई कहानियां सुनाने लगता है, उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है कि तभी यहाँ पर फादर खत्री आ जाते हैं और बताते हैं कि नए आए हुए लोगों को टाउन सेरेमनी में शामिल होना पड़ता है। तो जिम पूछता है कि आखिर ये टाउन सेरेमनी क्या होती है, जहाँ पर फादर खत्री बताते हैं कि आए दिन यहाँ पर शहर के अलग अलग हिस्सों से या फिर कहीं की अलग अलग देश के लोग इकट्ठा होते रहते हैं, जो कि न जाने कहीं से आते हैं और कॉलोनी हाउस इतना बड़ा नहीं कि हर किसी को रहने की जगह प्रोवाइड कर सके, इसलिए इस टाउन में कुछ एक ऐसे खाली घर भी मौजूद हैं जिन्हें आप चाहें तो अपना बना सकते हैं। तो उसके लिए एक टाउन सेरेमनी आज होगी, मगर उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तो ये मैथ्यू फैमिली सीधा डाइनर में पहुंच जाती है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर जेड भी पहुंच चुका था, जेड जिसे लग रहा था कि ये खेल है और यहाँ पर मौजूदा सारे लोग इस खेल की एक्टिंग कर रहे हैं, इसे और ज्यादा क्रीपी और स्कैरी बना रहे हैं, मगर उसे क्या पता था कि अब उसके साथ क्या बीतने वाला है। मीनवाइल नेथन अपनी बहन सारा के पास आता है। सारा उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए मगर किसी को सच मत बताना कि रात को दरवाजा मैंने खुला छोड़ा था, मेरी वजह से उन बाकी लोगों की जाने गई। जहाँ पर नेथन कहता है कि ठीक है मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मगर प्लीज अब नेक्स्ट टाइम से ये सारी चीजें मत करना। जहाँ पर सारा कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है और सिर्फ यही एक रास्ता है। अब वो किस रास्ते के बारे में बात कर रही थी वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद हम फादर खत्री को देख पाते हैं जो कि जिम और टबीथा को इस पूरे टाउन का दौरा करवाने लगता है और बताता है कि यहाँ पर हाल ही में एक घर खाली हुआ है। ये एक फ्रेड नाम के शख्स का था, वो गलती से नशे की हालत में टाइम पर घर नहीं पहुंचा और उस दिन उसकी फैमिली ने गलती से खिड़कियां खोल दी, जिनकी वजह से मॉन्स्टर्स ने आकर उनकी जान ले ली। इसलिए आप लोग जब उस घर में रहें तो हमेशा कीलों से खिड़कियों को बंद कर करके रखें, हर वक्त पर्दे होने चाहिए, दरवाजों पर भी अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए ताकि वो मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके। जिसके बाद खत्री उन्हें उसी घर में लेकर जाता है जहाँ पर कभी फ्रेड रहा करता था। यहाँ पर जिम को पुरानी पड़ी लाशों की खून के धब्बे और बिगड़ी हुई दीवारें दिखाई पड़ती हैं। इन सब चीजों को देख करके टबीता का दिमाग खराब हो जाता है और वो तो बस यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन जिम बताता है कि हाँ हम सचमुच यहाँ पर फंस चुके हैं। जिस तरीके से ये लोग भी आज तक यहाँ से बाहर न जाने का रास्ता खोज पाए हैं, हम भी शायद न खोज पाए, इसलिए अब हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो अब अपने मन को समझा लो और अब यही हमारी जिंदगी है। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त फ्रेड को लेकर के आया होता है उसके बीवी बच्चों की कब्र के पास में, जहाँ पर फ्रेड बताता है कि मुझे कुछ देर बस इनके साथ बिताने दो, मैं जानता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है मगर मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। वहीं सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है जहाँ पर एलिस ने अपनी क्रिएशन के थ्रू एक लकड़ी का ऐसा सपोर्टिव हत्था बना दिया था जो कि ईथन को चलने में मदद कर सकता था। ये सारी चीजें दूर से बैठकर जूली देख रही थी और उससे कहीं ना कहीं एलिस पसंद आने लगता है। यहाँ डाइनर के अंदर कैनी जेड को इस पूरे टाउन के बारे में बताने लगता है कि शाम को अंधेरा हो जाने के बाद में कुछ ऐसे अननोन क्रीचर्स यहाँ पर घूमने लगते हैं जो कि इंसानों का मांस फाड़ करके खा जाते हैं। वो जो फैमिली हमने एक दिन पहले बचाई थी उन्होंने भी अपनी जान उस ट्रेलर के अंदर छिप कर रह करके बचाई। एक ऐसा तिलस्मी पत्थर है जो कि चार दीवारी के अंदर हमारी रक्षा करता है, मगर इस वक्त भी जेड को ये सारी बातें बकवास लग रही थी और वो कैनी से कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें तो खिताब मिलना चाहिए। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने उसी प्रोसेस में था, यानी कि कुछ पन्नों पर कुछ मार्किंग्स करके जंगल में आना और जाना यही रिपीटिवली कर रहा था। तो ईथन कहता है कि क्या इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ईथन पूछता है कि आखिर तुम
तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा सा तो बताओ। जिस पर विक्टर बताता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर रात को ये जंगल कितना चलता है। कल के दिन की एनालिसिस से मुझे ये पता चला है कि ये पेड़ 4 कदम आगे बढ़े हैं। इस बात को सुनकर के ईथन पूरी तरीके से डर चुका था कि तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और ईथन को कहती है कि इस शख्स के पास दोबारा दिखाई मत देना, चलो चुपचाप अंदर आ जाओ। वहीं जेड भी अपनी तहकीकात करते करते साइकिल पर पूरे टाउन के अंदर घूमने लगता है कि तभी उसे एक अनजान दरवाजा या फिर कहें कि तहखाना दिखाई पड़ता है। उसे खोलकर जब वो अंदर जाता है और उस तहखाने की लाइट्स ऑन करता है तो उसे अपने सामने एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है जो कि चट्टान के नीचे दबी हुई थी। वो उसके पास जाता कि तभी वो बॉडी जिंदा हो जाती है। इसे देख करके जेड पूरी तरीके से घबरा जाता है और उसे उस तहखाने की दीवार पर एक अलग अजीब सा चिन्ह दिखाई पड़ता है। घबरा कर जेड समझ जाता है कि यहाँ पर सचमुच जो ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो झूठ नहीं सच है। अगले सीन में हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस टाउन के चर्च में आकर फादर खत्री से मुलाकात करता है और बताता है कि फादर खत्री, आप एक पादरी हैं, भगवान के पुजारी हैं और हमेशा एक इंसान को अच्छी राह पर चलने की सजेशंस देते रहते हैं। आज मेरे सामने एक बहुत ही मुश्किल कड़ी है। मैं एक पाप करने जा रहा हूँ, मगर वो पाप बाकी लोगों के लिए एक सबक बनेगा, तो क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं। जहाँ पर फादर खत्री बताते हैं कि देखो, जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर हमें मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं। एक बुराई करने से अगर लाखों अच्छाइयाँ होती हो तो वो हमें कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर फ्रेड की जान लेने की बातचीत कर रहे थे। अब बेसिकली यहाँ पर एक टॉर्चर बॉक्स बनाया गया था बॉयड के थ्रू। इस बॉक्स के अंदर वो तिलिस्मी पत्थर नहीं रखा जाता और सजा देने वाले शख्स को इसमें बिठा दिया जाता है रात भर। तो यानी कि रात को वो सारे वहशी दरिंदे आएंगे और उस इंसान को फाड़ करके खा जाएंगे। यही सजा होती है अगर कोई इंसान अपने परिवार का या फिर किसी का ध्यान नहीं रख पाता और उसकी वजह से कई सारी जानें चली जाए। तो यही सब कुछ आज फ्रेड के साथ में भी होने वाला था, मगर बॉयड ऐसा करना नहीं चाहता था। इसलिए वो उस तिलिस्मी पत्थर को फ्रेड को दे देता है और बताता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल में एक छोटा सा घर है, अब हमेशा के लिए इस पत्थर के साथ वहाँ चले जाओ और बस वहीं अपनी जिंदगी बिताना, यही तुम्हारी सजा है। जिस पर फ्रेड कहता है कि ये पत्थर बहुत कीमती है और नए आए हुए परिवार को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपना बच्चा तो खो चुका हूँ, किसी और का बच्चा खोने देना नहीं चाहता, इसलिए इस पत्थर को तुम उन्हें दे दो और मैं तुम्हारे टॉर्चर बॉक्स वाली सजा के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद में वक्त आता है टाउन सेरेमनी का। इस वक्त पूरे टाउन के यानी कि जितने भी इस गाँव के लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और बॉयड बताता है कि तुम्हारे पास चुनने के लिए 2 ऑप्शन है। अगर तुम पत्थर चुनते हो तो तुम इस टाउन में रहोगे, यानी कि अलग अलग घरों में से किसी भी एक घर में। अगर तुम फूल चुनते हो तो फिर तुम्हें कॉलोनी हाउस में रहना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉलोनी हाउस जो था वो डोना के अधीन था, यानी कि वही उसे लीड किया करती थी और उस घर की पूरी जिम्मेदारी डोना की हुआ करती थी कि कोई लोग कहाँ घूम रहे हैं, दरवाजे बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। जबकि टाउन की सारी जिम्मेदारी शेरिफ की हुआ करती थी, यानी कि बॉयड की। तो आज मैथ्यू फैमिली के सामने चुनने के लिए ये 2 ऑप्शन थे। अब हर किसी से पूछा जाता है कि कौन कहाँ पर रहेगा। जहाँ पर जिम, टबीथा और ईथन पत्थर चुनते हैं, यानी कि वो टाउन में रहने के लिए तैयार थे। लेकिन जब बारी जूली की आती है तो वो गलती से फूल उठा लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ नहीं बल्कि कॉलोनी हाउस में रहना चाहती हूँ। इस बात से हालांकि मैथ्यू फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो अपनी बेटी को समझाते भी हैं कि आखिर तुमने कॉलोनी हाउस क्यों चुना, मगर ये उसका फैसला था। जहाँ पर बॉयड कहता है कि अब यही फैसला हमेशा के लिए रहेगा। मेरे बेटे ने भी यही फैसला किया था मुझसे दूर रहकर कॉलोनी हाउस में रहने का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वही हम जेड को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ कैनी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि यहाँ पर रात को अननोन एंटिटीज घुमा करती है। जहाँ पर कैनी उसे टॉबी की लाश दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे दोस्त को भी उन हैवानों ने जान से मार दिया। अब जाकर के जेड को इस सारी बातें समझ में आती है कि ये टाउन कितना ज्यादा खतरनाक है। और अब तो शाम भी हो चली थी, हर किसी के घर के अंदर जाने का वक्त हो चला था और अब मोमेंट था फ्रेड को सजा देने का। जहाँ पर बॉयड फ्रेड को टॉर्चर बॉक्स के अंदर जाने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हें रात भर यहीं रुकना होगा बिना उस तिलिस्मी पत्थर के। अब जहाँ एक तरफ सभी लोग 4 दीवारी के अंदर जा चुके थे, मैथ्यू फैमिली को भी अपने दीवार पर टंगाने के लिए एक पत्थर मिल चुका था और कॉलोनी हाउस में जूली आकर अपने नए दोस्तों के साथ खुश थी। वहीं बॉयड मन ही मन सोच रहा था कि आज रात फ्रेड के साथ क्या होगा। और तभी फ्रेड पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ रात के अंधेरे में आकर वही हैवान उसकी बोटी फाड़ देते हैं और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आखिर बॉयड ने वो तिलिस्मी पत्थर ढूंढे कहाँ से, जेड आखिर यहाँ से निकलेगा कैसे, विक्टर आखिर उन पेड़ों से क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है, इन सभी राजों से पर्दा तो आगे सीरीज में आगे चलकर उठेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 4। अभी तक के इन 3 एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरीके से इस अनजाने टाउन के अंदर लोग जो कि आकर के फंस जाते हैं, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, और बॉयड इस टाउन का शेरिफ जो कि लगा है इन सभी अनजान लोगों की जान को बचाने में। मैथ्यू फैमिली आकर भी इस टाउन में बस चुकी है और अभी तक पुरानी गलतियों की वजह से फ्रेड नाम का एक शख्स उन वैशी दरिंदों के हाथ भी चढ़ चुका है। और इसी के साथ 4th एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि इस टाउन में आने वाला सबसे पहला शख्स विक्टर, जो कि बचपन में यहाँ पर पहुंचा था। ये वही तहखाना था जो कि हमने 2 एपिसोड्स पहले देखा था। बाहर आने पर विक्टर देख पाता है कि कई सारी लाशें फटी पड़ी हैं। अब ऐसा किसने किया और क्यों किया, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए विक्टर इस टाउन में आ जाता है और यहीं से आगे कहानी कंटिन्यू होती है, जहाँ पर जूली इस वक्त सो रही थी और विक्टर उसी की तस्वीर बनाकर उसके पास लाया था। जूली इस वक्त उससे डर जाती है और कहती है कि मेरे पास मत आया करो। कि तभी फातिमा यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि चलो कुछ एक्साइटिंग करने के लिए निकल चलते हैं। जिसके बाद हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि अपने टूटे हुए टॉर्चर बॉक्स को देखता है, जिसके अंदर फ्रेड की कटी फटी लाश पड़ी थी। अब उसे मैनेज करने की बारी थी। यहाँ सीन डाइनर में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सैरा अपनी जॉब करने के लिए मैडम टियान के पास आ चुकी थी। वहीं पर हम जिम को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ की बुरी हालत को देख रहा था। टबीता बार बार कहती है कि आखिर हमारी बेटी जूली ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। वो चाहती तो हमारे साथ इस घर में आकर के रह सकती थी, मगर उसने कॉलोनी हाउस चुना। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? जहाँ पर जिम उसे समझाता है और कहता है कि देखो बच्चे तो बड़े हो जाते हैं, हर किसी को कभी ना कभी अपनी एक फ्रीडम चाहिए होती है, तो चलो पुरानी बातों को भूल जाओ और अच्छा सा नाश्ता करने के लिए निकल चलते हैं। अब जहाँ जिम बाहर निकलकर अपने बेटे के साथ डाइनर जाने वाला था कि तभी बॉयड उस फ्रेड की बॉडी को एक लकड़ी की गाड़ी में खींच करके लेकर जा रहा था ताकि उसे दफन किया जा सके। जिसके बाद उसकी मुलाकात पादरी खत्री से होती है। खत्री बताते हैं कि देखो तुमने जो किया वो गाँव वालों की भलाई के लिए किया। अगर इस सजा को देख करके लोगों के मन में डर बैठता है तो अब आगे चल करके कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे कि बाकी लोगों की जान खतरे में आए। तो अब अपने आप को कोसना बंद करो। जहाँ पर बॉयड कहता है कि इस गाड़ी को ठीक से धो देना, मैं इसे लेने आऊंगा थोड़ी देर बाद। वहीं पर सीन फ्रेड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए कैनी आया था। वो कैनी को बताता है कि ये जो तहखाना है इसके अंदर मैंने एक लाश देखी, जरा नीचे तो आओ। कैनी नीचे आता है मगर वहाँ पर वो लाश नहीं थी। फ्रेड बताता है कि मैंने यहीं पर उसे देखा था, एक अधमरा इंसान जो कि एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा हुआ था। पहले तो वो हिल नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे घूरने लगा और अचानक से मैं जमीन पर गिर पड़ा, जहाँ पर मैंने इस तहखाने की छत पर एक अजीब सा सिंबल देखा, मगर अभी वो सिंबल नहीं है। हालांकि ये सारी चीजें कैनी के लिए भी बिल्कुल न्यू थी, मगर कैनी उसकी बात पर गौर नहीं फरमाता और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद सीन डाइनर में शिफ्ट होता है। यहाँ की मैडम टियान आज अपने नए ग्राहकों को देखकर उनके लिए नया खाना बनाने की कोशिश करती है। वो पूछती भी है कि बेटा तुम क्या खाना चाहते हो, जहाँ पर ईथन बताता है कि मैं एप्पल पाइस खाना चाहता हूँ। तभी जिम कहता है कि बेटा ठीक है तुम अपना फूड एंजॉय करो, मैं जरा वॉशरूम जाकर के आता हूँ। उसके वॉशरूम में जाने के बाद पीछे से वहाँ विक्टर आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खोज पर चलना चाहते हो, जहाँ पर ईथन उसे हाँ कह देता है और वो विक्टर के साथ वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर जिम पहुँच जाता है और विक्टर को खरी खोटी सुनाता है। कहता भी है कि आज के बाद मेरे बेटे और मेरी फैमिली से दूर रहना, नेक्स्ट टाइम अगर पास भी दिखे तो सीधा जान से मार दूंगा। जबकि विक्टर तो सिर्फ यही कह रहा था कि मैं एक अलग खोज पर निकला हूँ, मगर जिम उसकी बात नहीं मानता और अपने बेटे को सीधा घर ले आता है। वहीं पर हम फातिमा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त जूली के साथ थी। ये दोनों मिलकर के कपड़े सुखा रही थी और बताती है कि देखो कॉलोनी हाउस भले ही टाउन हाउस से थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ के लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें ही मिलजुल कर काम करना पड़ता है। कुछ लोग जो सभी के लिए खेती करते हैं, कुछ लोग जो सभी के लिए कपड़े धोते हैं, कुछ लोग जो सभी के लिए कारपेंटिंग यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने का काम करते हैं। तो हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली है। तुम चाहो तो अपने लिए भी कोई ना कोई काम चूज कर सकती हो, मगर बस अच्छाई इस बात की है कि हम सभी को यहाँ पर फ्रीडम है, जो भी जिस वक्त जो चाहे वो कर सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। कि तभी इस वक्त उससे मिलने के लिए उसकी माँ टबीता पहुंच जाती है। जूली इस वक्त खफा थी और वो कहती है कि देखो मॉम, मैंने बहुत टाइम आपके साथ बंदिशों में रह लिया, मगर अब मैं अपनी खुली जिंदगी जीना चाहती हूँ, तो अब प्लीज मुझे यहाँ पर आकर डिस्टर्ब मत कीजिए। तो बेसिकली टबीता उसे इस वक्त अपने घर में शिफ्ट हो जाने के बारे में कहने के लिए आई थी, लेकिन जैसा कि इस टाउन के रूल थे कि जिसने शुरुआत में आकर अगर पत्थर चूज किया तो उसे बाकी के घर मिलेंगे और अगर फूल चूज किया तो उसे कॉलोनी हाउस में रहना पड़ेगा और यही रूल्स आगे भी फॉलो होंगे। मगर जाते जाते टबीता अपनी बेटी को अपना ही एक स्वेटर दे देती है और कहती है कि हमेशा अपने पास रखना, तुम्हें सर्दियों से बचाएगा। हालांकि जूली तो उसे नहीं लेती, लेकिन फातिमा लेकर बता देती है कि मैं उसे दे दूंगी। जिसके बाद सीन यहाँ पर कैनी पर शिफ्ट होता है जो कि सैड को ये बताता है कि देखो ये है अमेरिका का नक्शा। इस वक्त यहाँ पर देश के अलग अलग कोनों में लोग गायब हुए और कहाँ पर मिले, सीधा इसी टाउन में। उनकी कोई गायब होने की फिक्स जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इस जगह ने उन्हें चूज करके यहाँ पर बुलाया है। मिस
मिस्टर मैथ्यू की फैमिली टेक्सास में खोई थी, मैं कैंसस में खोया था और तुम बॉस्टन में खोए थे, लेकिन मिले हम यहाँ पर। जिस पर जेड का बताना था कि देखो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर मुश्किल चीजों का हल ढूंढना मुझे अच्छा लगता है, यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता मैं खोज ही लूंगा। क्या तुमने यहाँ पर कभी कोई पैटर्न नोटिस किया? मगर कैनी का जवाब ना था कि तभी अचानक से वहाँ पड़ा रेडियो बजने लगता है। जेड कहता है कि ये कैसा संदेश है जो हमें मिल रहा है, जिस पर कैनी बताता है कि रेडियो खराब हो चुका है, अचानक न जाने कभी कभार यूं ही बजने लगता है। तभी जेड को एक आइडिया आता है और वहाँ से जेड उसका रेडियो उठा करके भाग जाता है। यहाँ पर हम जिम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपनी वाइफ जूली के पास बैठा था। तो बेसिकली आज से कुछ टाइम पहले इन दोनों के भी बीच के संबंध अच्छे नहीं थे, ये कुछ ही दिनों में तलाक लेने वाले थे, मगर आखिरी बार एक साथ में फैमिली ट्रिप इन्होंने प्लान कर ली थी। लेकिन यही ट्रिप इनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होने वाली थी, इन्हें कहाँ पता था। जूली जो कि हमेशा के लिए जिम को छोड़ देना चाहती थी क्योंकि इनके 2 नहीं 3 बच्चे थे। पहला बेटा थॉमस जो कि पतंग उड़ाते वक्त नीचे गिर गया और मर गया। ये हादसा वो आज तक अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी, जहाँ पर जिम उसे समझाता है और कहता है कि देखो अब हमारे पास 2 ही बच्चे हैं और हम यहाँ पर फंस चुके हैं, तुम्हें मेरा और मुझे तुम्हारा साथ बन करके यहाँ पर रहना पड़ेगा। अब जहाँ एक तरफ इनकी ये बातें चल रही थी, वहीं पीछे से विक्टर ईथन के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलना चाहते हो उन राजों से पर्दा उठाने के लिए? तो ईथन भी विक्टर के साथ निकल जाता है। तब जाने से पहले विक्टर बताता है कि ये लकड़ी काम नहीं आएगी, जंगल में सिर्फ जंगल की लकड़ी ही काम आएगी, तो तुम ये वाली लकड़ी ले लो। और फिर वो साथ में जंगल की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयड, जिसका ये टॉर्चर बॉक्स पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था उन वैशी दरिंदों ने, तो अभी वो उसकी मरम्मत कर रहा था, जहाँ पर इस वक्त उससे मिलने के लिए पादरी खत्री आते हैं। बॉयड इस वक्त खत्री पर बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो फ्रेड को जान से मरने देना नहीं चाहता था, वो उसे एक और मौका देना चाहता था। जबकि पादरी खत्री बताते हैं कि देखो संसार में पहले भी कई बार जंगें लड़ी गई है एक अच्छी जिंदगी को पाने के लिए, अगर आज इसे एक इंसान की कुर्बानी ना होती तो फिर यहाँ मौजूदा करीब 100 से ज्यादा लोग हमेशा लापरवाही करके एक खुद की और दूसरों की जान को मुसीबत में डालते रहते। तुम्हारा ये लिया गया डिसीजन आगे चल करके लोगों की भलाई ही करेगा। मगर बॉयड को इस वक्त खतरी पर गुस्सा आ रहा था और वो उसे यहाँ से निकल जाने के बारे में कहता है। वहीं सीन शिफ्ट ईथन और विक्टर पे होता है जो कि इस वक्त जंगल में कहीं दूर आ चुके थे कि तभी उन्हें वही व्हाइट कपड़े पहना हुआ लड़का दिखाई पड़ता है। विक्टर बताता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र के जितना छोटा था तब मैंने उस लड़के को देखा था और आज वो तुम्हारे सामने फिर आया है, इसका मतलब उसने हमें चूज किया था। इधर घर में जूली और जिम अपने बेटे ईथन को ढूंढने लगते हैं। वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनका बेटा कहाँ गया। घर के पीछे निकलने पर जिम को अपने बेटे की लकड़ी दिखाई पड़ती है, यानी कि इस वक्त वो जंगल में गया होगा, तो वो भी उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। यहाँ विक्टर बताता है कि ये जंगल बहुत ज्यादा खास है और उससे भी ज्यादा खास है ये पेड़। देखो मैं तुम्हें अभी चमत्कार दिखाता हूँ। विक्टर एक छोटा सा पत्थर लेकर उस पर एक ड्राइंग बनाकर पेड़ के अंदर डाल देता है, लेकिन तभी वो पत्थर आसमान से नीचे गिरता है, जिसे देखकर ईथन शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर ये सारी चीजें कैसी हुई। जहाँ पर विक्टर बताता है कि ये पेड़ एक तरीके से एक पोर्टल है, मैंने इसमें कई बार पत्थर डालकर देखे हैं, हालांकि इसमें इंसान भी पोर्ट हो सकते हैं, मगर ये नहीं पता कि वो निकलेंगे कहाँ। क्या पता किसी घर के अंदर, क्या पता कॉलोनी हाउस में, या फिर क्या पता किसी चट्टान के नीचे। अब इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जिस तहखाने के अंदर हमने एक इंसान को देखा था उसने भी इस पेड़ से टेलीपोर्ट होकर यहाँ से निकल भागने की कोशिश करी होगी, मगर वो एक चट्टान के नीचे फंस गया। वही जंगल में घूमते फिरते जिम को अपना बेटा ईथन दिखाई पड़ जाता है, जिसे वो विक्टर के साथ में देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो विक्टर को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब विक्टर अपने उस छोटे से बक्से में जो कि गन रखी हुई थी उसे निकाल कर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं बस कुछ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिलते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। और अगेन विक्टर अपने घर पर आकर वही पुरानी ड्राइंग्स को देखने लगता है, अपने बचपन की यादों को याद करने लगता है कि जब वो पहली बार तहखाने से निकल कर के इस टाउन में आया था तब उन्हीं कटी फटी लाशों के बीच में उसने उस व्हाइट कपड़े पहने बच्चे को देखा था जो कि एक झूले पर झूल रहा था, लेकिन जब मैं उसके साथ झूले पर झूलने के लिए गया वो अचानक से गायब हो गया। ये सारा सदमा विक्टर झेल नहीं पाया और बचपन से आज तक बस वैसे ही तरीके के कपड़े और अपने बॉक्स को साथ लेकर घूमता फिरता है। जिसके बाद जिम सीधा बॉयड के पास पहुंचता है जो कि इस टाउन का शेरिफ था। जिम का बताना था कि देखो विक्टर नाम का एक शख्स जो कि हो सकता है कि यहाँ का सबसे पुराना शख्स हो, मगर वो खतरनाक है, उसने अपने उस छोटे से बक्से में गन रखी हुई है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? जहाँ पर विक्टर कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में डोना से बात जरूर करूंगा। वहीं हम जूली को देख पाते हैं जिसे कि फातिमा आंखें बंद करके एक नए कमरे में लेकर आती है और बताती है कि आज से इस कॉलोनी हाउस में यही तुम्हारा कमरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और एलिस भी रहते हैं, अब तुम बाकी का टाइम हमारे साथ स्पेंड कर सकती हो। इसी के साथ एलिस ने जूली के लिए एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग भी बनाई थी। यहाँ पर जूली आकर बहुत खुश थी, ऐसा लग रहा था कि मानो जूली को एक नया घर मिल गया हो। वहीं बॉयड जो कि काफी दिनों से परेशान चल रहा था, उसे मैथ्यू फैमिली से बातचीत तो करनी थी, इसलिए वो आज तैयार होकर सीधा डाइनर के अंदर मैथ्यू फैमिली से मीटिंग करने के लिए पहुंच जाता है
और कहता है कि देखिए यहाँ पर कुछ दिनों से अजीब अजीब सी घटनाएं चल रही है। पिछले 3 महीनों से हालांकि कोई कत्लेआम नहीं हुआ था, मगर अचानक से 6 लोगों की डेथ। ये मामला थोड़ा सा संगीन है। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन हुआ क्या था? जहाँ पर जिम बताना शुरू करता है कि हम तो बस रास्ते से जा रहे थे, अचानक से हमने एक गिरा पड़ा पेड़ देखा। हमने सोचा कि पीछे के रास्ते से निकलकर हम मेन रोड तक पहुंच जाएंगे, मगर अचानक से कुछ शराबी अपनी कार को बहकाते हुए हमारे बीच में आ गए। कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए मैंने जैसे ही मोड़ लिया कि तभी हमारा ट्रेलर नीचे गिर पड़ा। इसी वक्त इन्हें खाना सर्व करने के लिए सैरा आती है और ईथन को अच्छा खाना खिलाकर उसे प्यार करती है, मगर जब वो अकेले किचन में पहुंचती है तो उसके हाथ पर मानो उन वैशी दरिंदों ने लिख दिया था किल दिस बॉय। अब यहाँ पर सैरा को वो काम करना ही था, मगर वो इस मासूम बच्चे को मारना नहीं चाहती थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि सैरा फड़फड़ाने लगती है। ऐसा लगता है मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया। हर कोई उसे देखने के लिए, संभालने के लिए आ जाता है। वहीं एपिसोड के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि इस वक्त विक्टर पागलों की तरह कॉलोनी हाउस के पास में कब्रें खोदने लगता है, जिसे देखकर हर कोई डर चुका था। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आखिर विक्टर ने इतनी सारी कब्रें क्यों खोद दी? आखिर कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि सैरा के हाथ पर अपने नेक्स्ट टारगेट का नाम लिख देती है? और क्या जूली, जो कि इन दोस्तों को अपना दोस्त समझ रही है, क्या वो सचमुच उसके दोस्त हैं? इन सभी राजों से पर्दा तो इनके नेक्स्ट एपिसोड में ही उठेगा, जिसे हम जल्द ही आपके लिए लेकर के आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 5, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मैथ्यू फैमिली डाइनर में इस वक्त बैठ करके लंच कर रही थी और तभी सारा के हाथ में एक अननोन मैसेज आता है किल द बॉय। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी के भाई नेथन के जानवरों के बाड़े में, जहाँ पर वो अपने गाय, बकरी, भैंस, भेड़ों को चरा रहा था कि तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि तुम्हारी बहन अचानक से एक मिर्गी के दौरे की वजह से डाइनर के अंदर बेहोश हो गई। तो वो अपनी बहन को देखने के लिए अब सीधा क्लिनिक भाग जाता है। जिसके बाद सीन डायरेक्टली यहाँ क्लिनिक में शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्रिस्टी सारा के साथ बैठ करके बातचीत कर रही थी और पूछ रही थी कि आखिर तुम्हें कितने दिनों से हो रहा है? क्या ये मिर्गी की बीमारी तुम्हें कई सालों से है या फिर हाल ही में इसके कुछ लक्षण दिखाई देने पड़े हैं? जिस पर सारा बताती है कि नहीं, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मगर हाल ही में न जाने मेरे साथ ये क्या हुआ। इसी बीच अपनी तहकीकात करते हुए बॉयड यहाँ पहुंच जाता है। वो क्रिस्टी को पूछता है कि हुआ क्या, जहाँ पर क्रिस्टी बताती है कि सारा, जो कि आज सुबह डाइनर के अंदर काम कर रही थी, अचानक से मिर्गी की दौरे की वजह से बेहोश हो गई। वेल, वो अभी मेरे अंडर है, मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ, जल्दी कोई ना कोई इसका हल निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम बॉयड के हाथ को भी देख पाते हैं, जो कि अनजाने तरीके से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बीमारी सारा को है वैसे ही कुछ बीमारी बॉयड को भी है, मगर वो क्रिस्टी को अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाता, क्योंकि अगर वो कमजोर दिखाई पड़ा तो आखिर फिर टाउन के लोग किस पर विश्वास करेंगे। हालांकि जाते वक्त वो क्रिस्टी को पूछ करके जाता है कि क्या तुम्हारा कैनी के साथ कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि हर वक्त कैनी बस तुम्हारी ही बातें करता रहता है। जहाँ पर क्रिस्टी बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वेल, दूर से मैं देख पा रही हूँ कि सारा का भाई नेथन यहाँ पर आ रहा है। इस वक्त सारा उससे बात नहीं करना चाहती, तो प्लीज अगर आप उसे दरवाजे के बाहर से ही रवाना कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जहाँ पर दरवाजे पर बॉयड आकर नेथन को रोक लेता है और कहता है कि इस वक्त तुम्हारी बहन सो रही है। मैं जानता हूँ कि अभी इस वक्त पूरे शहर का ही बुरा वक्त चल रहा है, मगर सब कुछ ठीक है, मेरी निगरानी में है, तो तुम घर पर जाकर आराम से सो सकते हो। जैसे ही सारा ठीक हो जाएगी वो अपने आप घर लौट आएगी। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिम अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने ही परिवार से सवालात करने लगता है। और अब तो उसने एक नई स्ट्रेटेजी बना ली थी। उसने घर की ही दीवार को मानो ब्लैक बोर्ड बना दिया था और अब वो हर वो सवाल खुद से और अपने परिवार से करने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या अजीब चीजें हैं, ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब जानने हमें जरूरी है। मन में जो भी सवाल आए बस यहाँ लिख डालो, कोई ना कोई सवाल हमें यहाँ से निकलने का जवाब दे ही देगा। जिसके बाद शाम हो चली थी और यहाँ पर क्लिनिक के अंदर हम सैरा को देख पाते हैं, जहाँ उसके हाथ में अगेन वही मैसेज उस अननोन एंटिटी के थ्रू आता है कि किल द बॉय। अब उस छोटे से बच्चे ईथन को जान से मारने के लिए सारा ने अपनी पॉकेट में एक सर्जिकल ब्लेड छिपा लिया था। हालांकि वो यहाँ से इस वक्त जा नहीं सकती थी क्योंकि क्रिस्टी वहाँ मौजूद थी, तो वो क्रिस्टी के साथ बैठ करके बातें करने लगती है, जहाँ पर सारा कुछ पल के लिए अपने बुरे सदमों को भुला करके खुशी के पल महसूस करती है। वो बताती है कि कैसे वो और उसका भाई छुट्टियां मनाने के लिए अपने शहर वॉशिंगटन से निकले थे, मगर अचानक से उनकी कार के सामने एक पेड़ गिरा पड़ा मिला और वो भी यूं ही घूमते घुमाते इस घोस्ट टाउन में आ पहुंचे। जिस पर क्रिस्टी भी बताती है कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर खैर अब हम इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। इन लोगों ने खुद ने हमें चूज करके यहाँ पर बुलाया है, न जाने हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, मगर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तब अचानक से सारा बोलने लगती है कि मुझे कुछ सपने आते हैं, जहाँ पर यही घोस्ट यानी कि ये अननोन एंटिटीज आकर मुझे बताती है कि एक बड़ा टुकड़ा कांच का चूर कर बिखर जाएगा, हर जगह खून फैल जाएगा, कुछ चुनिंदा मौतें करनी होगी और फिर स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। क्रिस्टी को उसके द्वारा की गई कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए ये दोनों ही सो जाते हैं। वही नेक्स्ट मॉर्निंग हम
हम जिम को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ टबीता के साथ बात कर रहा था और पूछता है कि आखिर तुम्हारे मन में यहाँ से निकलने के लिए कौन से सवाल आते हैं या फिर उन मॉन्स्टर से कैसे बचा जाए। जहाँ पर टबीता कहती है कि आज तक जितने भी लोग बचे हैं उन्हें सिर्फ इस तिलिस्मी पत्थर ने ही बचाया है। अगर हम इस तिलिस्मी पत्थर के साथ यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें तो क्या निकल पाएंगे। जहाँ पर जिम कहता है कि हाँ ये एक अच्छा सवाल है, इसे दीवार पर लिख दो। वहीं सीन क्लिनिक में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम सैरा और क्रिस्टी को देख पाते हैं। इस वक्त सैरा ठीक हो चुकी थी इसलिए वो यहाँ से जाने वाली थी कि तभी उसका भाई नीथन उसे मिल जाता है और वो पूछता भी है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें वही मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, अब किसका नंबर है। यानी कि नीथन भी इस बात को जानता था कि जब भी सारा के पास कोई मैसेज आता है तो उसे उनका कत्ल करना पड़ता है, मगर इसके पीछे का रीजन क्या है वो तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ही। मीनवाइल सीन कॉलोनी हाउस पर शिफ्ट होता है जहाँ इस वक्त जूली बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे अपने नए दोस्त जो मिल चुके थे। इस वक्त फातिमा बताती है कि हम लोग मस्ती करने के लिए इसी टाउन में बने एक छोटे से रिवर पर जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ आना चाहो तो चल सकती हो। मगर जूली पहले मना करती है मगर बाद में इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम जैड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त उस पुलिस स्टेशन से चुराए खराब रेडियो के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि तभी उसकी नजर हीना पर पड़ती है। हीना उसे सेक्सी निगाहों से देखती है तो जैड भी अपने आप को रोक नहीं पाता और उस घर में चला जाता है। जहाँ आने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर तो एक मिनी बार बना हुआ था। डैरन बताता है कि यहाँ पर जीना मुश्किल है तो गम बुलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बार बना दिया, हर कोई यहाँ पर आकर हैंग आउट करता है। लेकिन हाँ टाइम से घर पहुंच जाना क्योंकि एक शख्स जो कि टाइम पर नहीं पहुंचा था उसे उसकी बहुत बड़ी सजा मिली थी। जब जैड यहाँ की ड्रिंक ट्राई करता है तो एक ही बार में थूक देता है, जिस पर डैरन बताता है कि यार ये गरीबों की दारू है, तुम अमीर लोग इसे पचा नहीं सकते, मगर इस वक्त तो यही हमारा सहारा है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बातों ही बातों में जैड को ये पता चलता है कि डैरन भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कॉलेज में प्रोफेसर है फिलोसफी का। और बातों ही बातों में जैड को ये भी पता चलता है कि जो सिंबल उसने उस तहखाने में देखा था वो जरूर यहाँ से बाहर निकलने की एक चाबी हो सकता है, मगर निकलेंगे कैसे, इसी राज का पर्दा उसे उठाना था। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है। ईथन जिसकी टांग में सरिया लगा था उस पर इस वक्त मलम पट्टी कर दी गई थी। इस वक्त उनके घर में मिलने के लिए सारा आई थी। अब जैसा कि सारा को ये मिशन मिल गया था कि उसे इस छोटे बच्चे ईथन को खत्म करना है तो वो तो अपनी प्लानिंग लगा ही रही थी, इसलिए वो टबीथा से कहती है कि क्यों ना बाहर निकलकर थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। तो ईथन छोटा बच्चा जो कि सोच समझ नहीं पाता और वो भी घर के बाहर निकल आता है। मीनवाइल सीन जूली पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपने दोस्तों के साथ में टाउन के बीच में बने एक रिवर तक पहुंच चुके थे। ये लोग पानी में खूब एंजॉय करने लगते हैं जहाँ पर फातिमा अपना पास्ट बताती है कि मेरे माता पिता अफगानी थे, मैं अफगान में उनके साथ रहा करती थी। एक दिन अचानक मेरे पिता के लेनदार उनसे अपना पैसा लेने के लिए आए थे मगर उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन मेरा बर्थडे था, मेरे पिता को उन्होंने घसीट करके घर से बाहर निकाला और फिर थोड़ी देर बाद एक गोली चलने की आवाज आई। मैंने उस दिन अपने पूरे परिवार को खो दिया और जब छिपकर वहाँ से भागी तो अचानक से यहाँ पहुँच गई। उसकी कहानी जूली के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी कि तभी यहाँ पर एलिस पहुँच जाता है और उन्हें कहता है कि यार पुरानी बातों में क्या रखा है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती रहती है, चलो चलकर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर सारा ईथन को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम करने वाली थी क्योंकि उसे ये मिशन पूरा करना ही था। ये नोन एंटिटीज उससे जो भी काम करती सारा वो खत्म करती ही थी। वहीं पर सीन बॉयड पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपनी वाइफ के ग्रीव पर आया था। इसकी वाइफ का नाम था टेटली और उसकी वाइफ की वजह से ही आज इस पूरे टाउन के अंदर इन सभी को वो तिलिस्मी पत्थर मिले थे। बॉयड यहाँ पर आकर हैरान था और कहता है कि आखिर मैं यहाँ से निकलूं कैसे। एक वक्त था जब हम यहाँ पर सिर्फ इन मॉन्स्टर से जान बचाने के लिए इधर से उधर भागा करते थे, मगर तुम्हारी वजह से हमें वो पत्थर मिला और हमने कम से कम घर के अंदर रह करके उनसे छिपने का जरिया तो ढूंढ लिया था, मगर अब आगे यहाँ से निकले कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे कोई तो रास्ता बताओ, कोई तो जरिया दो जिससे मैं अपनी और यहाँ पर मौजूदा लोगों की हेल्प कर सकूं। मीनवाइल सीन नेथन पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त खतरी से मिलने के लिए आया था। वो पूछता है कि फादर क्या हमें वो काम करना चाहिए जो कि हमें मालूम है कि वो बुरा है, मगर उस बुरे काम को कर देने के बाद में हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। जहाँ पर फादर भी बताते हैं कि कई मायनों में ये सही भी है मगर कई मायनों में ये गलत भी है, क्योंकि चाहे कोई देख रहा हो या ना रहा हो, भगवान की नजर तो हमेशा हमारे ऊपर होती ही है। इसीलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बुरा काम कभी ना करें। मीनवाइल सीन सारा पर शिफ्ट होता है जो कि टबीता को अपनी बातों में बहला फुसला कर अपने जानवरों के बारे में ले आती है और बताती है कि ये घोस्ट टाउन काफी ज्यादा पुराना है। इनफैक्ट हमारा वाला घर तो सबसे ज्यादा पुराना है, क्या तुम देखना चाहोगी कि यहाँ पर कौन कौन सी पुरानी चीजें मौजूद है। तो टबीता उसकी बातों में आकर उस बाड़े के अंदर चली जाती है और चालाक सारा उसका दरवाजा बंद कर देती है और फिर अपने हाथ में सर्जिकल ब्लेड लेकर के सीधा नेथन के पास जाकर उसे जान से मारने वाली थी कि इसी बीच यहाँ पर ईथन पहुंच जाता है और अपनी बहन को ऐसा करने से रोकता है कि तभी वहाँ पर फादर खतरी भी पहुंच जाते हैं
हैं। इनके बीच में झड़प बढ़ जाती है। सारा जो कि ईथन को मारना चाहती थी, गलती से उसकी सर्जिकल ब्लेड अपने ही भाई नेथन पर चल जाती है और उसका भाई जान से मारा जाता है। कि तभी ईथन वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और चिल्लाता हुआ जा रहा था कि तभी उसे अपनी बहन जूली दिखाई पड़ती है जो कि उसे गले से लगा लेती है। इसी बीच जिम भी अपने परिवार को ढूंढता हुआ सीधा उसी बाड़े तक पहुंच जाता है और सबसे पहले अपनी वाइफ टबिता को उस बाड़े से बाहर निकालता है। इनकी चिल्लाहट से पूरा का पूरा टाउन यहाँ बाड़े के पास इकट्ठा हो चुका था। जिम कहता है कि आखिर मेरे परिवार के साथ इन लोगों को दुश्मनी क्या है, कभी मेरी बेटी के साथ फाइट तो कभी मेरे बच्चे के साथ फाइट, आखिर ही कब तक चलता रहेगा। जहाँ पर बॉयड कहता है कि टेंशन मत लो, हम इसका जवाब जल्द ही ढूंढ लेंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत सारा है क्योंकि उसने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की कोशिश करी। इस वक्त वो जंगल में भाग चुकी है, मगर टेंशन मत लो, वो शाम तक टिक नहीं पाएगी क्योंकि अंधेरा होते ही मॉन्स्टर्स जंगल में आ जाते हैं। या तो वो उसे निपटा देंगे और अगर कैसे तैसे उसने रात गुजार ली तो इस शहर में आते ही हम उसे निपटा देंगे। जिसके बाद घर आ जाने पर जिम अपनी दीवार पर यह भी लिख देता है कि वाई सारा वांट्स टू किल माय सन, यानी कि सारा मेरे बेटे को मारना क्यों चाहती थी। क्या पता सिर्फ मेरी ही बेटी को या फिर उसने कुछ और लोगों को भी जान से मारा है। ये भी सवाल एक गुत्थी बन चुका था। एपिसोड की एंडिंग में हम देख पाते हैं कि इस वक्त शेरिफ बॉयड डाइनर में आकर क्रिस्टी से बात करता है और बताता है कि सैरा ने आज मैथ्यू फैमिली के छोटे बच्चे ईथन पर हमला किया, उसे चाकू से काटने की कोशिश करी। वो सर्जिकल नाइफ तुम्हारे क्लिनिक का था। जिस पर क्रिस्टी बताती है कि हाँ, मैंने उसे कल अपने टूल्स के पास खड़े हुए तो देखा था, मगर उसने वो कब चुराया ये मुझे भनक तक नहीं लगी। जहाँ पर बॉयड कहता है कि अब मैं एक ऐसे रास्ते पर निकलने वाला हूँ, या तो शायद उस रास्ते पर मेरी जान चली जाएगी और या फिर मैं उस रास्ते पर जाकर तुम सभी को जान से बचा लूंगा। और इसी के साथ ये 5th एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब क्या बॉयड जिस रास्ते की बात कर रहा था वहां पर जाने से बच पाएगा, और या फिर क्या मैथ्यू फैमिली इस राज का पर्दा उठा पाएगी कि आखिर सैरा उनके बच्चे को क्यों मारना चाहती थी, और क्या जेड उस फिलोसोफर साथ ही पुराने पड़े रेडियो के साथ में कुछ कारनामे करके यहाँ से कुछ सिग्नल्स भेज पाएगा। इन सभी का पता तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही चलेगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 6, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लास्ट एपिसोड में हुए कत्ल को अब बॉयड और कैनी मिलकर के दफना रहे थे। धीरे धीरे करके अब लाशों की गिनती बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद सीन जेड पर शिफ्ट होता है, जो कि इस वक्त कार की बैटरीज को निकाल करके उस खराब रेडियो के साथ जोड़कर कुछ सिग्नल्स पाने की कोशिश करता है। वहीं हम जूली को देख पाते हैं जो कि उस कॉलोनी हाउस के सामने खुदी हुई कब्रों को देख रही थी और उसे कहीं ना कहीं इन कब्रों में अपने ही परिवार की लाशें दिखाई पड़ रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पादरी खत्री पर, जो कि इस वक्त टाउन के बचे लोगों को उम्मीद की किरण दिखा रहे थे और बता रहे थे कि हर इंसान का कोई ना कोई कारण होता है इस धरती पर आने का। भगवान ने हम सभी को किसी न किसी रीजन की वजह से चुना है और हमारे यहाँ मौजूद होने के पीछे भी कोई वजह जरूर है। अपने पॉजिटिविटी की सारी बातें खत्म कर देने के बाद में जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो जूली आकर के पादरी से पूछती है कि आखिर हमने क्या पाप किए होंगे जिसकी वजह से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। जहाँ पर पादरी का बताना था कि देखो, कई बार भगवान हमारी परीक्षा लेता है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या हम उसके द्वारा दी गई फ्यूचर वाली खुशी के लायक भी हैं या नहीं। तो बस ये समझ लो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। हमारा काम है अच्छे कर्म करना और फिर भगवान उसका फल हमें वक्त आने पर दे ही देगा। और जूली के चले जाने के बाद में पादरी अपने ही चर्च के नीचे बने सीक्रेट हाइड आउट पर पहुंचता है, जहाँ पर उसने एक बहुत बुरा काम कर रखा था। तो इस वक्त वो आकर के सीधा सैरा से मिलता है। लास्ट एपिसोड में खत्री ने बॉयड को ये बताया था कि नेथन का कत्ल कर देने के बाद में सैरा जंगल में भाग गई, मगर वो झूठ था। पादरी ने उसे यहाँ कब्जे में कर रखा था। मीनवाइल सीन बॉयड और कैनी पर शिफ्ट होता है। कैनी जो कि अपने पिता के चले जाने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था और बॉयड जो कि खुद भी यहाँ से जाने वाला था, वो कैनी को कहता है कि देखो, मैं अब एक ऐसे रास्ते पर निकलने वाला हूँ जहाँ पर जाने के बाद शायद मैं वापस लौट करके ना पाऊँ। तो फिर मेरे बाद तो तुम ही हो यहाँ के शेरिफ, तो तुम्हें वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी जो कि मैंने कई सालों में यहाँ पर रहकर सीखी है। मगर कैनी को ये सारी बातें बकवास लग रही थी और वो बॉयड को यहाँ से जाने से मना कर देता है। वहीं पर सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जिम को देख पाते हैं। तो बेसिकली जिम पेशे से एक इंजीनियर था। उसका काम था थीम पार्क को डिजाइन करना और अब जब वो यहाँ के तारों को चेक करने लगता है, यहाँ के प्लग्स को चेक करने लगता है, स्विचेस को देखने लगता है, तो उसे मालूम चलता है कि ये सब कुछ तो नकली है। तो आखिर नकली होने के बावजूद बिना इलेक्ट्रिसिटी के इस सारे बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स चल कैसे रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर जेड भी पहुंच जाता है, जो कि बताता है कि मैं पेशे से
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अब तो तुम्हें भी ये बात मालूम चल चुकी है कि ये सारे तार, सारे स्विचेस, सारे केबल्स वगैरह नकली हैं। यानी कि इस टाउन को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है ताकि सिर्फ हमें ही इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है तो जरूर सिग्नल भी यहाँ से बाहर जा सकते होंगे, तो हमें इसका पता लगाना होगा। जिसके बाद सीन यहाँ पादरी पर शिफ्ट होता है जिसने सारा को कैद करके रखा था। वो उसे पूछता भी है कि आखिर तुम ये बच्चों के कत्लेआम क्यों कर रही थी, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि उस दिन क्लिनिक का दरवाजा तुम्ही ने ही खुला छोड़ा था। जहाँ पर सारा बोलना स्टार्ट करती है कि देखो वो जो अननोन एंटिटीज हैं वो सिर्फ शिकार करना जानती है, वो कभी हमारे पीछे भागते नहीं है, सिर्फ चलते हुए आते हैं क्योंकि उन्हें ये बात मालूम है कि हम कहीं दूर जा नहीं सकते। उन्होंने मुझे जरिया बनाया और कुछ काम करने के लिए कहे और फिर ये वादा किया कि अगर मैं उनका ये काम पूरा कर दूं तो फिर सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसीलिए मैंने उनके द्वारा दिए गए टास्क यानी कि उस बच्चे को मारने का काम किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर तुम भी मेरे साथ मिल जाओ तो हम मिलकर के यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। वहीं सीन जिम पर शिफ्ट होता है जो कि जेड के साथ उसकी कार में से उसकी बैटरीज और कुछ केबल्स निकालने लगता है क्योंकि उनका मानना था कि अगर अच्छी क्वालिटी की केबल मिल जाए तो फिर सिग्नल भेजने में आसानी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहाँ इस वक्त टबीथा अपने बेटे ईथन के साथ में मैडम टियान से मिलने के लिए आई थी और वो बताती है कि मेरे घर में उन पुराने लोगों का कुछ कबाड़ पड़ा था, वो मेरी जरूरत का नहीं था, तो यहाँ पर बना स्टोर रूम जो है मैं उसके अंदर उस सामान को रखना चाहती हूँ। तो मैडम टियान बताती है कि हाँ कई सारे लोगों का सामान उस पीछे स्टोर रूम में रखा हुआ है, तो जाकर तुम भी रख दो। मगर यहाँ पहुँचने पर टबीथा को एक बहुत ही पुराना ब्रेसलेट मिलता है जो कि उसके पति जिम का था, जो कि आज से 15 साल पहले खो चुका था। मगर टेक्सास सिटी में खोने के बावजूद आज 15 साल बाद वो यहाँ पर कैसे आया, ये एक बहुत बड़ी गुत्थी थी जिसे कि अब टबीथा को सुलझाना था। वहीं सीन जिम पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त जेड के साथ मिलकर के यहाँ के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके सिग्नल्स भेजने की कोशिश करते हैं। अब जेड जैसे कि पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था तो वो जिम से ऊपर जाने की बात करता है। तो जैसे ही जिम पेड़ पर चढ़ करके सिग्नल्स भेजने की कोशिश करता है कि तभी नीचे खड़े जेड को अनोखी चीजें दिखाई देने लगती है। उसके हाथों पर खून टपकने लगता है। ऊपर की तरफ देखने पर उसे मरे हुए लोगों की लाशें लटकती दिखाई पड़ती है। जेड पूरी तरीके से डर चुका था, वो वहाँ से भाग जाता है। उसे लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस वक्त वो खून से सना हुआ था और मानो वहाँ पर कुछ पुराने सोल्जर्स जो कि 1940s के टाइम के हों वो आकर उस पर हमला करने लगते हैं। जेड पूरी तरीके से बौखला चुका था, लेकिन तभी जिम नीचे उतर कर आता है और उसे समझाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई लोग तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पर मैं ही मौजूद हूँ, ये सिर्फ तुम्हारी हेलोजिनेशन थी। वहीं सीन सारा पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त पादरी को वही सारी चीजें बताने लगती है कि ये कांच है जो कि टूट कर बिखर चुका है, काफी सारा खून फैलने वाला है, बहुत सारी मौतें होने वाली है, एक दर्दनाक मंजर आएगा, वो शैतानी आत्माएं मुझसे कुछ बुरा काम करवाना चाहती है। जहाँ पर पादरी कहता है कि ठीक है, हाथ में पेंसिल पकड़ो, तुम्हारे पास में कागज दे रहा हूँ, जो भी वो आत्माएं तुमसे कह रही है बस इस पर लिख डालो। जिसके बाद वो आत्माएं सारा के शरीर में आकर उसे पेपर पर कुछ लिख करके देती है और अब पादरी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर सीन जिम पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त पेड़ से आए कुछ सिग्नल्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है। अब उसे ये तो मालूम चल गया था कि रेडियो काम करता है, मगर इस वक्त इसके सिग्नल्स कमजोर हैं, इसे किसी और ऊंची जगह पर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ताकि और अच्छे तरीके से ये सिग्नल्स कैच कर पाए। वहीं जेड जो कि वहां से भाग चुका था वो आकर डाइनर में बैठ जाता है और मैडम टियान उसे खाना सर्व करती है। और अब जैसा कि टाउन सेरेमनी के अंदर जेड ने भी पत्थर चुना था तो उसे अब किसी के घर में रहना जरूरी था, तो मैडम टियान उसे अपने घर में रहने के लिए बोलती है। इस वक्त जेड वही चिन्ह बना रहा था जो कि उसे उस तहखाने में दिखा था। मैडम टियान उसे कहती है कि यही चिन्ह तो मैंने अपने स्टोर रूम में पड़ी किताब में भी देखा था, चलो आकर तुम्हें दिखाती हूँ। जिसके बाद वो जेड को अपने उस स्टोर रूम में ले जाती है और कई कुछ सामान चेकआउट करने पर उसे वो किताब में मिल जाती है जहाँ पर किसी और शख्स ने भी सेम ऐसे ही चिन्ह बना रखे थे, यानी कि ये चिन्ह एक तरीके से एक चाबी था यहाँ से निकलने के लिए। वहीं सीन बॉयड पर शिफ्ट होता है जो कि इस वक्त अपने कुछ कपड़े संभाल रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कैनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे जाकर उससे बातचीत करनी चाहिए। तो वो सीधा कैनी के पास पहुंच जाता है जो कि इस वक्त उस काटे गए पेड़ की लकड़ियों को काट काट कर ठीक से शेप देकर शतरंज की गोटियां बना रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो बॉयड के पास उसका बेटा नहीं था, वहीं कैनी के पास उसका बाप नहीं था, तो ये दोनों ही टाइम पास करने के लिए साथ में खेल खेलने का डिसाइड करते हैं। मीनवाइल जिम जब अपने घर पर पहुंचता है तो सोचता है कि आखिर इस घर में बिजली आ कहां से रही है, जरा तारों की कनेक्टिविटी तो चेक करूं। तो वो अपने पास की दीवार को तोड़ता है तो उसे नीचे बेसमेंट का रास्ता मिलता है। नीचे बेसमेंट में जाने पर उसे वो तार जमीन के नीचे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहां पर वो अपनी वाइफ टबीथा को कहता है कि अगर हम जमीन को खोद करके इन तारों की कनेक्टिविटी का पता लगा पाए तो ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर बिजली आती कहाँ से है, और अगर शायद उस जगह का मालूम चल जाए तो क्या पता हम भी बाहर निकल पाए। तो इसलिए ये लोग बेसमेंट
बेसमेंट में खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मीनवाइल हम फादर खत्री को देख पाते हैं जो कि उस पेपर में बनी हुई डिजाइन के थ्रू एक जगह पर खुदाई करने के लिए पहुंचता है और उसे वहां पर अपने ही द्वारा छिपाए गए 10 साल पहले के कुछ सबूत मिलते हैं। तो बेसिकली फादर खत्री जो कि पादरी बनने से पहले शहर में गुंडागर्दी का काम किया करते थे और जब से इस घोस्ट टाउन में आए तब से उन्होंने एक पादरी का काम शुरू कर दिया। और वो हैरान था इन सभी चीजों को देखकर, क्योंकि ये सारी चीजें उसने तब छुपाई थी जब उसके आसपास कोई भी नहीं था। हो सकता है कि शायद आत्माओं ने उसे देख लिया हो और आज उन्हीं आत्माओं ने सारा के शरीर में घुस करके पादरी की पुरानी यादें लौटा दी थी। यानी कि अगर सचमुच उन आत्माओं की बात मानी जाए तो यहाँ से बाहर निकला जा सकता था। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि कैनी के साथ मिलकर के बॉलिंग बॉल खेल रहा था, मगर जैसा कि हमने इसके सेकंड एपिसोड में देखा था कि बॉयड भी अपने एक हाथ की बीमारी से परेशान था। कभी कभार उसका हाथ यूं ही दूजने लगता था, इसी वजह से वो कैनी के साथ बॉलिंग बॉल नहीं खेल पाता। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि कॉलोनी हाउस के अंदर एक शख्स जो कि हर बार शाम होने से पहले एक छोटा सा फूल का गुलदस्ता दीवार पर रख दिया करता था और रात को एक मॉन्स्टर उससे मिलने के लिए आती थी उसी गुलदस्ते को लेकर। वो हर बार उसे कहती थी कि प्लीज मुझे अंदर तो बुला लो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, क्या तुम हमारे प्यार को मुकम्मल नहीं करोगे? और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या ये मॉन्स्टर घर में आकर के उस प्यार करने वाले आशिक इंक्लूडिंग उन सभी कॉलोनी हाउस के लोगों को मार देगा? और क्या बॉयड की हाथ दूजने वाली बीमारी कभी ठीक हो पाएगी? क्या सारा ने जो उन आत्माओं के साथ सौदा किया था, तो क्या आत्माएं उन्हें बाहर निकलने जाने का कोई रास्ता बताएगी? और या फिर जिम जो कि अपने घर के बेसमेंट में खुदाई चालू कर चुका था, उसे इलेक्ट्रिसिटी का पता लग पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलेंगे जो कि जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 7, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जंगल में जब विक्टर ईथन के साथ में उस पत्थर के साथ कारस्तानी कर रहा था, इसी के साथ जंगल की दूसरी ओर बॉयड अपनी वाइफ की ग्रेव पर बैठकर ये सोच रहा था कि आखिर मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। वहीं कॉलोनी हाउस में एक शख्स जो कि गुलदस्ता रखा करता था उस अननोन एंटिटी के लिए, वहीं से ही इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि पूरा कॉलोनी हाउस इस वक्त सजा हुआ था क्योंकि उन्हें अपने नए मेंबर की कमिंग सेरेमनी भी करनी थी। इवेंचुअली यहाँ पर ये सब लोग गांजे फूकते रहते थे तो इन्हें तो बस पार्टी करना पसंद था। जहाँ पर फातिमा जूली को बताती है कि आज मैं कुछ खास पहनने वाली हूँ, ये वो स्वेटर है जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था, कि आज तुम भी तुम्हारी मॉम के थ्रू दिया गया स्वेटर पहनोगी? जहाँ पर जूली कहती है कि ठीक है मैं सोच कर बताऊंगी। इसी वक्त यहाँ पर एलिस भी आ जाता है और कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ ड्रिंक्स लेने के लिए, क्या तुम में से किसी को चाहिए? मगर जूली जो कि ज्यादा ड्रिंक्स लिया नहीं करती थी वो उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं तुम ही पार्टी एंजॉय करो, मेरा इस वक्त मूड ऑफ है। तो एलिस वहां से निकल जाता है। मीनवाइल हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि स्टोर रूम में जाकर के पीचेस ढूंढने लगता है। तो डोना मना कर देती है और कहती है कि मैंने सारे पीचेस हटा दिए हैं, अब तुम्हारी ज्यादा मनमानी नहीं चलेगी। मेरे पास बॉयड के थ्रू तुम्हारी शिकायत आई है, तुम अपने छोटे से बॉक्स में गन रखते हो। जहाँ पर विक्टर कहता है कि वो तो मेरी सिक्योरिटी के लिए है और वो बिना पीचेस लिए ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम उस शख्स को देख पाते हैं जो कि हर रोज उस मॉन्स्टर के लिए गुलदस्ता रखा करता था। जिसके बाद सीन मैथ्यू फैमिली पर शिफ्ट होता है। यहाँ टबीता अपने बेटे ईथन को किताब से कहानियां सुनाने लगती है और सुनते सुनते वो यूं ही सो जाता है। और जैसा कि अब अंधेरा हो चला था तो टबीता उठ करके खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है। यहाँ पर सीन जेड पर शिफ्ट होता है जो कि कैनी के साथ उसी के घर में रहने लगा था और वो कहता है कि मैं कुछ तो ढूंढ रहा हूँ मगर हर बार एक चीज है जो मिस हो जाती है। इन्हीं राजों में हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा जो हम सभी को यहाँ से निकाल ले जाएगा। वहीं टाउन में बॉयड की मुलाकात फादर खत्री से होती है और वो उन्हें बताते हैं कि मैंने काफी टाइम अपनी वाइफ की ग्रेव पर बैठ करके निकाला और फाइनली मुझे ये पता चला कि जिस तरीके से लास्ट टाइम मैं हम सब की मदद के लिए जंगल में निकला था तो अगेन जंगल में निकलने के लिए जा रहा हूँ। रात को मेरे पास में कोई भी शेल्टर, हट या झोपड़ी नहीं होगी जान बचाने के लिए। मॉन्स्टर्स मुझ पर हमला कर सकते हैं मगर यही एक रास्ता है। जब तक इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता मैं खुद ना खोज लूं तब तक यहाँ से बाहर किसी को नहीं निकाल सकता। मेरे पीछे तुम्हें इस टाउन के लोगों की मदद करनी होगी। जहाँ पर खत्री बताता है कि तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, हम दोनों टीम अप करके आगे बढ़ेंगे, जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। वही सीन जिम पर शिफ्ट होता है जो कि अपनी वाइफ टबीता के साथ बैठ करके उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हमें ही क्यों चूज किया गया और क्या अगर नीचे की बेसमेंट की खुदाई कर देने पर हमें अगर वो तार मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स मिल जाए तो क्या ये भी जरूरी है कि बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा? इन सभी सवालों ने जिम का दिमाग पागल कर दिया था। टबीता उसे कहती है कि थोड़ा कम सोचा करो वरना अभी तो टाउन के बाकी लोगों से हाथ धोया है, भगवान ना करे कि तुमसे भी मुझे हाथ धोना पड़ जाए। वही सीन पार्टी पर शिफ्ट होता है जहाँ पर
डोना बताती है कि हमारी घर की नई मेंबर जूली, जो अब हम सभी में रम चुकी है, इसी के साथ आज एनिवर्सरी भी है फातिमा की। उसे यहाँ पर पूरे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी ज्यादा लोग हम बचा पाए उन्हें बचा करके यहाँ पर ठीक से रख पाए। तो जश्न मनाओ कि आज हम सभी जिंदा हैं। और अब हर कोई ड्रिंक्स लेने लगता है, पार्टी करने लगता है। मगर तभी फातिमा के पास एक लड़की आती है और ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं। यही चीजें दूर खड़ी होकर जूली देखने लगती है और वो सोचती है कि अगर फातिमा को लड़कियां पसंद है तो यानी कि एलिस उसके लिए ऑप्शन खाली है। मगर इस वक्त वो एलिस के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए वहां से निकल जाती है। मीनवाइल फादर खत्री और बॉयड बैठ करके प्लानिंग लगाने लगते हैं कि हमें नेक्स्ट डे किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, शुरुआत कहां से करनी है, किन किन चीजों को अपने साथ में रखना है ताकि रात का अंधेरा होने पर मॉन्स्टर अगर उन पर हमला भी करें तो हम बच जाएं। बॉयड काफी ज्यादा परेशान था। तभी फादर खत्री उसे एक चीज बताते हैं कि ये बात आज से करीब 3 साल पुरानी है। जब मैं नया नया यहाँ पर आया था तो एक बच्चे ने मुझसे मदद मांगी थी कि रात को मैं खेल नहीं पाता, घर में मुझे मेरे माँ बाप बंद करके रख देते हैं, मेरी इस प्रॉब्लम का कुछ तो सोल्यूशन दीजिए। मगर मैंने उस बच्चे को सोल्यूशन देने की बजाय एक छोटी सी चॉकलेट दे दी और वो रात को यूं ही चॉकलेट लेकर बाहर बैठा रहा। उसी रात कुछ मॉन्स्टर्स आए और उस बच्चे को फाड़ करके खा गए। ये बात हमेशा से मेरे दिल में थी और मैं इसे कभी भुला नहीं पाया। हो सकता है कि शायद भगवान भी मुझे इस काम के लिए माफ न कर पाए। मैंने उन यादों से पीछा छुड़वाने के लिए उस चॉकलेट के रेपर, बच्चे के कपड़े, एक अपनी शराब की बोतल और एक ड्राइंग को हमेशा के लिए जंगल में कहीं दफन कर दिया। मगर ये बात सिर्फ मुझे पता थी, उस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था। मगर कल अचानक से एक पेंटिंग मेरे सामने आई जिसने मुझे वहाँ पर खुदाई करने पर मजबूर कर दिया और उस पेंटिंग में यही सारी चीजें थी जो कि मैंने जमीन के नीचे छिपाई थी। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी मर चुके हैं और मरने के बाद इस टाउन में सजा काटने के लिए आए हैं? ये भी हो सकता है कि जिस वक्त हमारी गाड़ी रास्ता भटक गई हो, क्या पता शायद हमारा एक्सीडेंट हो चुका हो और हम सभी मर चुके हों और यहाँ पर आत्मा के रूप में इस टाउन के अंदर रह रहे हो। जहाँ पर बॉयड कहता है कि इसका पता तो तभी चलेगा जब हम इस टाउन से बाहर जा पाएंगे। मगर पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये पेंटिंग दी किसने? जहाँ पर पादरी को सच बताना पड़ता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। सैरा जंगलों में नहीं भागी थी बल्कि उसे मैंने ही अपने चर्च के नीचे कैद करके रखा हुआ था। इस बात को सुनकर के बॉयड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती तुम कर कैसे सकते हो? तुम्हें तो मुझे सबसे पहले बॉक्स में डाल देना चाहिए था। मीनवाइल सीन कॉलोनी हाउस पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वही शख्स जो कि गुलदस्ता रखा करता था, उसके गुलदस्ते को उठाकर एक लड़की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हेनरी, आज हमारी आखिरी रात है, मैं अब तुम्हारे साथ और रिलेशन में नहीं रह सकती। तुम हर बार बस मेरे लिए गुलदस्ता रखते हो मगर कभी मेरे लिए खिड़की नहीं खोलते हो। हमारा प्यार मुकम्मल कैसे होगा? जहाँ पर हेनरी कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पिछले करीब 6 महीनों से तुम्हारे लिए ये गुलदस्ता हर बार बाहर छोड़ाया करता था। मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं, मैं ये खिड़की नहीं खोल सकता। जहाँ पर वो मॉन्स्टर कहती है कि अगर तुम खिड़की नहीं खोलोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती। और अब बातों में बहक जाने की वजह से हेनरी खिड़की खोल देता है कि तभी वो मॉन्स्टर अंदर आ जाती है। अब पहले तो ये लोग आपस में किस करते हैं मगर अचानक से उस मॉन्स्टर के नाखून लंबे हो जाते हैं, दांत बड़े हो जाते हैं और वहीं पर हेनरी की जान चली जाती है। यहाँ पर हम जिम को देखते हैं जो कि अपने बेसमेंट की खुदाई के अंदर लगा पड़ा था। उसने अभी तक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था जहाँ पर उसकी वाइफ टबिथा भी उसकी मदद करने लगती है। ये लोग खोदते खोदते बहुत ज्यादा थक चुके थे। जहाँ पर जिम कहता है कि हमें थोड़ा आराम करने की जरूरत है और वैसे भी काफी टाइम से हम करीब नहीं आए हैं, तो क्यों ना आज रात को थोड़ा करीब आया जाए। वहीं पर सीन उन मॉन्स्टर्स पर शिफ्ट होता है जिसने की खिड़कियां खोल दी थी और अब ढेर सारे मॉन्स्टर इनके कॉलोनी हाउस में आने वाले थे। मीनवाइल हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर उन्हीं पुरानी पेंटिंग्स को देख रहा था कि तभी वहां पर जूली पहुंच जाती है और कहती है कि देखो, मुझे गलत मत समझना, वैसे तो तुम मुझे पसंद नहीं हो मगर इस वक्त कॉलोनी हाउस का कोई भी कमरा खाली नहीं है। हर कोई अपने इंटीमेसी में, हर कोई अपने ड्रिंक्स एंड अल्कोहल के अंदर मशगूल पड़ा है। सिर्फ तुम्हारा ही कमरा ऐसा था जो कि खाली था, तो मैंने सोचा कि कुछ देर यहाँ पर आराम से बैठ करके टाइम स्पेंड कर लूं। लेकिन वैसे तुम कर क्या रहे हो? कहीं जाने की कोशिश में हो क्या? जहाँ पर विक्टर बताता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहो तो तुम भी यहाँ से निकल चलो। वही सीन जेड पर शिफ्ट होता है जो कि स्टोर रूम से मिली बुक को पढ़ने लगता है। तो उसे कुछ पन्ने जुड़े हुए मिलते हैं। उन पन्नों को खोलकर देखने पर उसे एक पिक्चर दिखाई पड़ती है जहाँ पर टियान आकर बताती है कि ये तो विक्टर है। हालांकि ये शख्स खड़ा हुआ विक्टर नहीं था। इस फोटो के पीछे कार के पास जो शख्स निकल रहा था वही छोटा सा बच्चा विक्टर था। अब ये फोटो किसने ली और फिर इसे छिपाई किसने, ये भी एक बहुत बड़ा राज था। इसी बीच हम कॉलोनी हाउस को देख पाते हैं जहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर्स अब इस घर में घुस चुके थे और वो एक एक करके सभी का शिकार करने लगते हैं। किसी का जबड़ा फाड़ देते हैं, किसी का माथा तोड़ देते हैं, किसी का पेट फाड़ देते हैं, तो किसी की आंखें ही नोच लेते हैं। कॉपीराइट के चक्कर में ये सारे सीन्स मुझे काटने पड़ेंगे मगर ये वाला पूरा का पूरा एपिसोड काफी ज्यादा ब्रूटल था। यहाँ से हर कोई अपनी जान बचाकर भागने में लगा था। इसी बीच विक्टर अपनी खिड़की से रस्सी
निकाल करके जूली को भी नीचे उतार देता है। अब ये लोग वैसे तो शहर की तरफ भागने वाले थे, मगर विक्टर कहता है कि वहां पर जाना सेफ नहीं है, मेरे साथ जंगल में चलो, और जूली उसकी बात मानकर जंगल की ओर निकल जाती है। मीनवाइल घर के अंदर एलिस था और वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से कूद जाता है, मगर इस कूदने की वजह से उसकी टांग टूट जाती है। अब हड्डी टूट जाने की वजह से वो आगे भाग नहीं सकता था कि तभी फातिमा वहां उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाती है। वो उसे एक चार दीवारी में बंद करके उस पत्थर को वहां टांग देती है। अब मॉन्स्टर्स आकर बाहर बस घूमने लगते हैं, ना तो उनका दरवाजा तोड़ते हैं और ना ही अंदर आकर के शिकार करने की उनकी हिम्मत थी, क्योंकि ये तिलिस्मी पत्थर फातिमा और एलिस की जान बचा रहा था। जिसके बाद तो उन्होंने बाहर मौजूदा लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था। मीनवाइल जंगल के अंदर विक्टर जूली को उस तिलिस्मी पेड़ के अंदर जाने के बारे में बोलता है और कहता है कि तुम कहीं ना कहीं तो टेलीपोर्ट हो ही जाओगी, जल्दी अंदर चली जाओ। और जब जूली उसमें जाती है तो अचानक से उसी तहखाने में निकलती है जहां पर जेड को वो लाश देखने को मिली थी। मीनवाइल यहाँ फादर खत्री और बॉयड बैठ करके अपनी लास्ट ड्रिंक लेते हैं, क्योंकि ये वही ड्रिंक थी जो कि आज से करीब 3 साल पहले फादर खत्री ने जमीन में छिपा दी थी। और ये दोनों डिसाइड कर चुके थे कि ये कल के दिन जंगल में जाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। लेकिन इसी बीच डोना यहाँ पहुंच जाती है एक गाड़ी लेकर, जिसके अंदर काफी सारे लोग मौजूद थे, और वो शेरिफ से गुहार लगाती है कि अपना दरवाजा खोलो पोस्ट ऑफिस का, मेरे साथ काफी सारे लोग हैं जिन पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। अब यहाँ पर पादरी भी बीच बचाव करने के लिए आगे आता है, लेकिन तब तक एक मॉन्स्टर ने उसका गला काट दिया था। हालांकि बॉयड कैसे तैसे करके पादरी को अपने पोस्ट ऑफिस में तो ले आता है, मगर उसका सबसे खास दोस्त या फिर कहें कि इस टाउन का भगवान का रखवाला अब इनके साथ नहीं था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब क्या ये रात इनके लिए एक आखिरी रात बनकर के रह जाएगी? क्या अकेला बॉयड जंगल में जाकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज पाएगा? और क्या जूली उस पेड़ से निकल जाने के बाद में अपने घर पहुंच पाएगी? या फिर विक्टर उस पहेली को सुलझा पाएगा उन फोटोज के थ्रू जो वो हमेशा से अपनी ड्राइंग्स में बनाता रहता है? इन सभी राजों से पर्दा तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही उठेगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 8 अब तक की एपिसोड्स में हमने ये देखा कि किस तरीके से ये मैथ्यू फैमिली और काफी सारे लोग जो कि इस अनजाने घोस्ट टाउन के अंदर फंस चुके थे, इवेंचुअली कॉलोनी हाउस में रहने वाले एक शख्स ने वहां का दरवाजा खोल दिया तो मॉन्स्टर ने आकर काफी सारे लोगों को जान से भी मार दिया। जहां पर अपनी जान बचाने के लिए कॉलोनी हाउस के लोगों ने आकर पोस्ट ऑफिस में रात गुजारने का डिसाइड किया। अब जहां एक तरफ विक्टर जंगल में भाग चुका था, वहीं पर जूली उस तिलिस्मी पेड़ की मदद से अपने घर वापस लौट आई थी। और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम हैरान परेशान हुए बॉयड को देख पाते हैं, जिसने काफी सारे घरों, क्लिनिक और इस टाउन के अंदर होती हुई तबाही को देखा, जहां पर काफी सारे लोग जान से मारे गए थे। इस वक्त वह आकर कैनी से बातचीत कर रहा था और ये कह रहा था कि अब बस बहुत हुआ, हम यहाँ पर छुप करके जिंदगी भर तो रह नहीं सकते, किसी न किसी दिन तो हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और कैनी अब वक्त आ चला है तुम्हें मेरी जगह लेने का, क्योंकि मैं भी हर बार यहाँ पर लोगों की सेवा नहीं कर सकता, किसी न किसी दिन तो मैं भी चला जाऊंगा। तो आज से बस यहाँ के शेरिफ तुम हो, मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जंगल में जा रहा हूँ, हो सकता है कि शायद वापस ना पाऊं, तब तक यहाँ के लोगों की देखभाल करना। और फिर वो सीधा चले जाता है पादरी के नीचे वाले सीक्रेट हाइडआउट में, जहां पर उससे सैरा मिलती है। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें वो दिन दिखाया जाता है जब पहली बार बॉयड अपनी वाइफ और अपने बेटे एलिस के साथ में रोड ट्रिप पर निकला था। तो यहाँ पर हम व्यूअर्स को मालूम चलता है कि बॉयड पहले आर्मी में था और अब वो रिटायर हो चुका था। अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटने के लिए वो बस एक बोट खरीदना चाहता था, जहाँ पर उसकी वाइफ टेली ने उसे एक बोट गिफ्ट करी और वही चाबी भी उसे हाथ में थमा दी। इस चाबी को हाथ में लेकर वो बहुत ज्यादा खुश था, मगर तभी अचानक से उन्हें वही रास्ते में गिरा पड़ा पेड़ नजर आया। आसमान में वही काले कौवे उन्हें घूरते हुए नजर आए। और अब जैसा कि ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो ये भी उस घोस्ट टाउन में चले गए और फिर हमेशा के लिए वहीं पर अटक गए। अब यहाँ से कहानी कई बार पैरेलल सीन्स में प्रेजेंट और पास्ट में आती जाती रहेगी, तो उन सीन्स के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। इस वक्त बॉयड सैरा को जंगल में लेकर जा रहा था और पूछ रहा था कि आखिर वो लोग तुमसे किस तरीके से बात करते हैं, क्या तुमसे मिलने आते हैं या फिर तुम्हें कुछ चिट्ठियां भेजते हैं या फिर किस टाइप के मैसेजेस तुम्हें मिलते हैं। जहां पर सैरा बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन सभी भूतों ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। जब उन्हें मुझे कोई मैसेज भेजना होता है तो वो सीधी मेरे स्किन के अंदर एनग्रेव कर देते हैं। अगर वो यहाँ पर हमें कैद करके रखना जानते हैं तो फिर बाहर जाने का रास्ता भी जानते हैं, मगर उनसे बात करनी जरूरी है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है जेड पर, जो कि इस वक्त कंफ्यूज था कि आखिर सिग्नल्स भेजते टाइम उसने अचानक से पुराने लोग जो कि सेना में भर्ती थे, उन्होंने उस पर हमला कैसे किया। जले हुए से दिख रहे थे और जान से मारना चाहते थे। ऐसा लग रहा हो मानो कि हम कोई सही काम करने वाले थे, मगर उस सही काम होते हुए उन्होंने रोक दिया। वहीं हम जूली को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर में बैठी थी। वो अपने भाई
अपने मॉम डैड से मिलकर के काफी खुश थी। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था। देखो उस कॉलोनी हाउस में क्या हुआ, आज तुम कम से कम घर में हो, सेफ तो हो, हमारा परिवार एक साथ तो है। जहाँ पर जूली रोती हुई अपने मॉम को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। इसी बीच जेड सीधा आ जाता है अपने दोस्त जिम से मिलने के लिए और बताता है कि उस दिन जो मैंने उन आत्माओं को देखा वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि इस सीक्रेट चिन्ह से जुड़ा हुआ कोई राज था। अगर हम कैसे तैसे हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो हो सकता है कि इस घोस्ट टाउन से बाहर भी हमारा संदेशा जा सके, मगर उसके लिए हमें यहाँ की सबसे ऊंची मीनार चूज करनी पड़ेगी, जो कि और कोई नहीं वो है कॉलोनी हाउस, जिसकी देखरेख डोना करती है। तो हमें सबसे पहले डोना से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं अगेन सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर इस वक्त बॉयड की फैमिली इस घोस्ट टाउन में पहुंच चुकी थी। इस वक्त उसकी मुलाकात पादरी से होती है। पादरी कहता है कि शायद तुम मुझे पागल समझो, मगर अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारा दिमाग हिला सकता है। रात होने वाली है, तुम्हें अभी गाड़ी से उतरकर मेरे साथ छिपना होगा। जहाँ पर बॉयड और उसकी वाइफ गन निकाल लेते हैं। पादरी कहता भी है कि तुम चाहो तो मुझे बाद में जान से मार देना, मगर इस वक्त मेरी बात मानो, गाड़ी से उतरो और यहाँ से छिपने की जगह ढूंढो, वरना सब के सब मारे जाएंगे। बॉयड को उसकी आंखों में विश्वास नजर आ रहा था, इसलिए वो उसके साथ एक सीक्रेट प्लेस पर छिप जाता है। यहाँ पर हम डोना और पुराने कुछ और भी लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने जमीन के नीचे एक सीक्रेट हाइडआउट बना रखा था, जो कि उन मॉन्स्टर्स की नजरों से काफी दूर था। ये लोग पूरी रात डर के मारे बस उसी छिपे हुए गड्ढे के अंदर बिताते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा जिम पहुंच जाता है डोना के पास में और बताता है कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ से बाहर कुछ सिग्नल्स ट्रांसमिट करने की कोशिश करी और हम उसमें 10% कामयाब भी हुए हैं, मगर 90% कामयाबी पाने के लिए हमें यहाँ की सबसे ऊंची मीनार की जरूरत है, जो कि कॉलोनी हाउस ही है। तो हम तुमसे परमिशन मांगना चाहते हैं कि क्या यहाँ के टॉप फ्लोर की रूफ पर हम अपना एक टावर खड़ा कर सकते हैं ताकि सिग्नल्स वगैरह फॉरवर्ड किए जा सकें। तो डोना कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये जगह मैंने खरीदी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो मैं तो खुद तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। एंड देन यहाँ से ये लोग टावर बनाने में लग जाते हैं। एंड देन अगेन सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह बॉयड की फैमिली जब ऊपर आकर इस घोस्ट टाउन को देखती है तो जो लोग भी उन मॉन्स्टर्स की चपेट में आए थे उनकी फटी हुई बॉडीज वहां पर मिली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उन सभी वैशी दरिंदों ने इंसानों को फाड़ फाड़ कर खाया हो और मांस का एक टुकड़ा तक मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो खून तक चूस लिया हो। जिसके बाद ये लोग डाइनर में बैठते हैं। पादरी उन्हें यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से हम लोग भी यहाँ पर फंस चुके हैं। रात को मौत का मंजर हमारे सामने घूमता है और हर रोज रात को हमें छिपकर इन्हीं गड्ढों के अंदर अपनी रातें बितानी पड़ती है, क्योंकि अगर इनके सामने आए तो ये लोग तो मौत का नंगा नाच नाचेंगे। अब यहाँ पर एक्स आर्मी सोल्जर होने के नाते बॉयड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देता है। हर एक गड्ढे में लिमिटेड लोग कर देता है और इसी के साथ ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि हम हर बार सेम गड्ढों में नहीं छिपेंगे, हमें कुछ और भी गड्ढे बनाने होंगे जिनके अंदर दो चार लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचा सकें। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं कि इस वक्त जूली और टबीता साथ में बैठे होते हैं उस गड्ढे के पास में और उसे खोदते रहते हैं और ये सोच रहे थे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी निकलती कहाँ से है, क्योंकि अगर ये मालूम चल जाएगा कि इनकी पावर सप्लाई कहाँ से है तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हो जो इनकी हेल्प कर पाए। और यहाँ पर जूली अपनी मॉम से सॉरी भी मांगती है थॉमस के लिए। तो बेसिकली थॉमस इनका तीसरा छोटा भाई था जो कि छत से गिर जाने की वजह से सर फूटने पर मर गया था और टबीता अपने और भी बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए जूली को यहीं पर रहने की हिदायत देती है, जहाँ पर जूली भी अपनी मॉम की बात को मानते हुए वहीं पर रहने का डिसाइड करती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम ये भी देख पाते हैं कि टाउन में रहने वाले दूसरे शख्स जो कि अलग अलग घरों में रहा करते थे वो आकर स्टोर रूम पर हमला बोल देते हैं, जहाँ की टियान देखभाल करती थी। टियान बताती है कि देखो मैं जानती हूँ इस वक्त मुश्किल की घड़ी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो खाने पीने की चीजें हैं अगर तुम यहीं से चुराने लग जाओगे तो फिर हो सकता है कि बाकी के लोगों को बराबर खाना ना मिले। तभी वहाँ पर बॉयड भी पहुंच जाता है और उन सभी लोगों को शांत करता है और कहता है कि चोरी से कुछ नहीं मिलेगा, इस वक्त हमें सबकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं और मैडम टियान मिलकर के सभी लोगों में बराबर खाना बांटने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए प्लीज आप लोग शांत रहिए। जिसके बाद सीन अगेन पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर पादरी बॉयड से बातचीत कर रहा था और बता रहा था कि यहाँ पर लोगों के रहने का ढंग बहुत ही ज्यादा अजीब है और इसी मूवमेंट से बॉयड ने ही ये पत्थर और फूल वाला ट्रेडिशन चालू किया था ताकि सेरेमनी के जरिए ये मालूम किया जा सके कि कौन लोग टाउन में रहना चाहते हैं और कौन लोग कॉलोनी हाउस में रहना चाहते हैं। और ये वही मूवमेंट था जहाँ पर एलिस ने अपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया और तब से कॉलोनी हाउस में रहना शुरू कर दिया। प्रेजेंट टाइम में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि बुरी तरीके से घबरा चुका था क्योंकि उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एक तो वो चीनी भी था तो इनकी भाषा भी ठीक से जानता नहीं था, ऊपर से कोई भी टाउन के लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे।
बॉयड कहता है कि देखो तुम्हें मजबूत बनना होगा क्योंकि मैंने यहाँ से निकलने का डिसाइड कर लिया है, चाहे भले मैं जिंदा लौटूं या फिर मरकर इस टाउन के लिए कुर्बानी कर दूं, मगर अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, तो तुम्हें तो हर चीज पर पकड़ बनानी ही होगी। एंड देन सीन अगेन पास्ट में चला जाता है। ये वो मोमेंट था जब यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत हुआ करती थी, मगर गाँव में हमेशा जानवर जिंदा रहा करते थे, जैसे कि बकरी, भेड़, गाय, कुत्ता और चूहे, बिल्ली। तो बॉयड पादरी को ये कहकर जाता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहां से शिकार करके लाऊंगा, तो उससे जो खाना मिलेगा कम से कम उससे हम जिंदा तो रह पाएंगे। हालांकि पादरी उसे जाने से मना भी करता है, मगर फिर भी बॉयड उसकी बात नहीं मानता और एक चाकू लेकर सीधा जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर कई दूर आगे जाने पर उसे एक छोटा सा घर भी दिखाई पड़ता है जो कि एक झोपड़ी टाइप सा बना हुआ था। मगर आते वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। बॉयड बहुत ज्यादा डर चुका था कि कहीं वो वैशी दरिंदे आकर बॉयड को जान से ना मार दे, मगर उनसे छिपने के चक्कर में वो एक झाड़ी के पीछे बनी एक छोटी सी गुफा में गिर जाता है। हालांकि उसके सामने बहुत सारे पेड़ की टहनियां बीच में आ जाती है और दूर खड़े ये वैशी दरिंदे उसे देख भी रहे थे, मगर उन्होंने अंदर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। पूरी रात बॉयड उस गुफा के अंदर ही बैठा रहा। जब नेक्स्ट डे उसकी नींद खुली तो वहां पर उसने कई सारे पत्थर देखे जिनके ऊपर अजीब सी कलाकृति करी गई थी। तब जाकर बॉयड को समझ में आया कि ये पत्थर इन सभी वैशी दरिंदों को दूर रखता है। ये करीब गिनती में 15 थे और बॉयड यहाँ से सारे के सारे 15 पत्थर अपने साथ में ले जाता है। सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एलिस की टूटी टांगों को देख पाते हैं। इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके फादर मिलने के लिए उसके पास आए थे और बताते हैं कि देखो बेटा एलिस, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से मुझसे गुस्सा थे क्योंकि तुम अपनी मॉम की मौत का गुनहगार मुझे समझते हो, मगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन तुम भी वहाँ पर थे, तुम भी जानते हो कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही टेली को जान से मारा था। इसी बीच यहाँ पर फातिमा भी पहुंच जाती है, जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और एलिस को समझाती है कि देखो चाहे कुछ भी हुआ हो, वो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। एंड देन सीन अगेन पास्ट में चला जाता है। ये वो मोमेंट था जब बॉयड उन सभी 15 पत्थरों को लेकर के अपने साथ उस घोस्ट टाउन में वापस आ गया था। इसी बीच हम टेली को देख पाते हैं जिसके हाथ में गन थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हम सभी एक नींद में सोए हुए हैं, जैसे ही हम मर जाएंगे हम अपनी असली दुनिया में वापस से लौट आएंगे, इसके लिए हम सभी को अभी मरना पड़ेगा। तो वो यहाँ से अपनी गन से शूट करना शुरू करती है, आसपास के 2-3 लोगों को मार देती है और जैसे ही उसके सामने एलिस आता है वो एलिस को भी शूट करने वाली थी, मगर तभी बॉयड ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी ही वाइफ पर 3 गोलियां दाग दी और कहीं उसके वाइफ का नाम खराब हो इस पूरे टाउन के अंदर, इसलिए उसने ये बात फैला दी कि टेली ही वो शख्स थी जिसने ये तिलस्मी पत्थर गांव वालों को ला कर दिए ताकि आज तक हम अपनी जान बचा पाए हैं। आई होप कि ये पत्थर वाली गुत्थी भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर एक तरफ बॉयड अपने बेटे को अलविदा करके जंगल में निकल जाता है ताकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज पाए। वहीं जिम, कैनी, डोना ये सभी मिलकर के एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक टावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सिग्नल्स आगे ट्रांसमिट किए जा सके। इसके लिए हमें कई सारी लकड़ी, कई सारे तार, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसी के साथ कार की बैटरीज की हेल्प लगेगी। तो जिसके पास जो भी सामान अवेलेबल है प्लीज हमारी मदद कीजिए ताकि हम एक टावर क्रिएट कर सकें। और वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि बॉयड इस वक्त जंगल में अकेला नहीं था, उसके साथ में सैरा भी थी और ये दोनों अपनी एक अलग जर्नी पर निकल पड़ते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या अब चालाक सैरा उन वैशी दरिंदों के कहने पर बॉयड को ही जान से न मार दे, या फिर ये घोस्ट टाउन के लोग उस टावर को बना पाएंगे, और क्या ये तिलिस्मी पत्थर आगे इनकी और जान बचा पाएगा? इन सभी राजों से पर्दा तो इनके नेक्स्ट एपिसोड्स में ही उठेगा, जैसे भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 9, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि इस वक्त जंगल के अंदर निकले हुए हैं सैरा और बॉयड। इस घने जंगल में कहीं ये लोग अपना रास्ता न भटक जाएं, इसलिए हर पेड़ पर आगे जाते वक्त बॉयड एक निशान बना देता है ताकि अगर वापस यहाँ से अपने ही घोस्ट टाउन में आना पड़े तो इन पेड़ों के जरिए वहां से निकला जा सकता था। हालांकि सैरा को उसने इस वक्त गन पॉइंट पर ले रखा था, जहाँ पर सैरा कहती भी है कि देखो यहाँ से निकलने के बाद मैं तो कहीं जा सकती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास तिलिस्मी पत्थर नहीं है, तो तुम चाहो तो मेरी हथकड़ियां खोल सकते हो और वैसे भी मुझे वॉशरूम जाना है। तो इस बात को सुनकर के बॉयड उसकी हाथों की हथकड़ियां खोल देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है डाइनर में, जहां पर हम कैनी और उसकी मॉम टियान को देख पाते हैं, जो लोग इस वक्त डाइनर के अंदर खाना सर्व कर रहे थे। इसी बीच वो अपनी मॉम से कहता भी है कि हमने इतने दिनों तक इतनी सारी मुसीबतें झेली, अगर वापस से घर जाने का मौका मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं इसी तरीके का डाइनर अपनी कंट्री चाइना में भी एक बना लूंगी। इन्हीं की बातों के बीच में वहां पर क्रिस्टी पहुंच जाती है, जो कि कैनी को
को एक बुक देती है और बताती है कि तुमने मुझे वो आज से करीब 1 साल पहले दी थी, फाइनली मैंने आज इसे कंप्लीट कर ही ली और वैसे भी इसका 6th चैप्टर तो मेरा फेवरेट बन गया है। इन दोनों की आपस में बातचीत को देख करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्रिस्टी भी अब कैनी को प्यार करने लगी थी, जहाँ पर फाइनली कैनी अपने दिल की बात उसे कह देता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जहाँ पर क्रिस्टी बताती है कि मैं इस पर तुम्हें सोच कर रिप्लाई दूंगी। वहीं पर हम टबीता को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर के बेसमेंट में खुदाई कर रही थी और उससे कुछ औजारों की जरूरत थी, इसलिए वो जोर जोर से अपनी बेटी जूली को, अपने छोटे बेटे ईथन को, यहाँ तक कि अपने पति जिम को भी आवाज देने लगती है, मगर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आवाज कोई सुन ही नहीं पा रहा हो। तो वो फाइनली वहां पर बनी सीढ़ियों की मदद से ऊपर कमरे में आने की कोशिश करती है, मगर तभी उसके साथ कुछ अनोखा होता है। ये सीढ़ियां मानो खत्म ही नहीं होती। वो करीबन 20 मिनट से भी ज्यादा सीढ़ियां चढ़ती ही जा रही थी, मगर बार बार घूम करके वहीं से ही चढ़ना शुरू करती थी जहां से उसने अपना पहला कदम रखा था। ये सारी चीजें काफी ज्यादा वियर्ड थी और इन चीजों से टबीता बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, मगर तभी हमें मालूम चलता है कि वो सिर्फ उसका एक सपना था। वहीं पर सीन जिम पर शिफ्ट होता है जो कि बाकी सभी टाउन के लोगों के साथ मिलकर के उस वुडन टावर को बनाना शुरू करता है। इनके पास में ज्यादा लोहा तो था नहीं, इसलिए ये लोग लकड़ी की ही मदद लेते हैं और वहां पर मौजूदा लोग भी जितनी ज्यादा चीजें मुहैया करवा सकते थे, एज वेल एज केबल्स, एज वेल एज बैटरीज, वो सभी ला करके जिम को देने लगते हैं और उसके टावर का काम जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। वहीं कॉलोनी हाउस के अंदर हम एलिस और फातिमा को भी देख पाते हैं। फातिमा जो कि उसे अपने दिल का इजहार करती है और बताती है कि देखो, वैसे तो तुम एक अच्छे लड़के हो, मगर मैं तुमसे आज एक बात कहना चाहती हूँ। जब मैं अफगान में थी तो एक लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, उसका नाम था जमीला, और शायद अगर हम यहाँ से निकल गए तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं? हालांकि एलिस को थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है, मगर अब उसके सामने एक नया ऑप्शन यानी कि जूली आ चुकी थी, इसलिए वो फातिमा को अपनी गर्लफ्रेंड जमीला से शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद हम मैथ्यू फैमिली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर में बैठ करके उन्हीं सवालों जवाबों इंक्लूडिंग पेंटिंग्स को देखने लगते हैं। इस वक्त जूली के पास में विक्टर के थ्रू दी गई काफी सारी पेंटिंग्स भी थी जिन्हें बार बार टबीता उलट पलट करके देख रही थी। तभी ईथन बताता है कि हाँ, उसकी पेंटिंग्स में एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए छोटे से लड़के का जिक्र बार बार था। शायद वो हमारा दोस्त हो, क्या पता हमारी मदद करना चाहता हो। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ बेटा, हो सकता है, मगर अभी वो काफी दिनों से तुम्हें दिखा नहीं, इसका मतलब शायद वो कहीं चला गया है। इसी बीच हम थके हारे जेड और जिम को देख पाते हैं जिनके पास में बैटरीज तो थी, मगर वो बैटरीज चार्ज नहीं थी, यानी कि ये अपने टावर को बना करके सिर्फ 10 से 15 मिनट ही यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर इस बीच इनका मैसेज किसी ने सुना नहीं तो इनकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इन्हें जरूरत थी ज्यादा बिजली की, जो कि सिर्फ 15 मिनट नहीं बल्कि 15 घंटे, दिन, महीने, सालों तक आगे मैसेज ट्रांसमिट कर पाए, और इतनी बिजली इनके पास में थी नहीं। इसलिए ये लोग परेशान हो जाते हैं कि आगे करे तो क्या करें। मीनवाइल हम डोना को देख पाते हैं जहाँ पर कुछ लोग उससे लकड़ी मांगते हैं, तो यहाँ पर डोना का दिमाग खराब हो जाता है। वो खुद ही कुल्हाड़ी लेकर के इस घर की ही लकड़ियां तोड़ने लगती है और बताती है कि अगर ये टावर बन गया, आगे मैसेज फॉरवर्ड हो गया, तो वैसे भी इस घर में रहेगा ही कौन, तो फिर इस घर की लकड़ियां तोड़ने में क्या ही हर्ज है। मगर तब कैनी आकर उसे संभालता है, समझाता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि ये मुसीबत की घड़ी है, मगर इस घर को तोड़ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, आप प्लीज शांत हो जाइए। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सैरा और बॉयड पर, जो कि चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल आए थे। इस बीच इनके सामने एक ऐसा पेड़ आता है जिस पर काफी सारी कांच की बोतल्स लटकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मानो हर एक बोतल में कोई एक छोटा संदेश छिपा हुआ है। तभी बॉयड आगे बढ़ करके एक बोतल को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से मानो वो मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सैरा का मानो दिमाग फट रहा था और वो अपने कानों पर जोरदार हाथ रख करके नीचे ही बैठ जाती है और तभी बॉयड उसे सहारा देता है। मीनवाइल डोना, जिसका दिमाग खराब हो चुका था, उसे ड्रिंक्स की जरूरत थी, तो वो सीधा डैरन के पास पहुंच जाती है। वहां पर मौजूदा सड़ी हुई बियर या फिर शराब को भी वो पीने लगती है क्योंकि इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कैनी वहां पर आता है और उसे कहता है कि देखो, मैं जानता हूं कि आपने भी अपनी सिस्टर को खोया है, मगर मैंने भी अपने फादर को खोया है। यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, हर किसी ने किसी न किसी को खोया है और ये सब कुछ उन वैशी दरिंदों की वजह से हुआ है। अगर कैसे भी यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो फिर मैं दुनिया को बता दूंगा इस जगह के बारे में, जिसके बाद तो उन सभी भूतों की खैर नहीं। अब जहाँ एक तरफ जेड और जिम मिल करके इन बैटरीज को चार्ज कैसे किया जाए ये सारे सोल्यूशन में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कैनी बाहर जाकर के क्रिस्टी से मिलता है, उसे यहाँ की सिचुएशन बताता है और ये भी कहता है कि शायद अब हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जहाँ पर क्रिस्टी फाइनली उसे कह देती है कि मैंने काफी सोचा और ये डिसाइड किया कि हाँ, तुम मेरे लिए अच्छे लड़के हो, तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी, और ये दोनों हक कर लेते हैं। मीनवाइल हम जेड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त आंटी टियान के पास आकर के अपने दुखड़े गाने लगता है, जहाँ पर आंटी कहती है कि अगर तुम्हें बिजली चाहिए ना, तो बिजली तो देखो हर जगह मौजूद है, ये देखो लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, तुम्हें
इसमें से क्यों नहीं लेते। तब जाकर जेड सोचता है कि अगर बिजली इस शहर को उजागर कर सकती है तो फिर हमारी बैटरीज को क्यों नहीं। तार भले ही नकली है मगर इलेक्ट्रिसिटी तो असली है, और उसे एक बढ़िया सा आइडिया आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाम हो चली थी और हम देख पाते हैं बॉयड और इसी के साथ सैरा को, जिन्होंने अपना एक छोटा सा टेंट बना लिया था और उसके अंदर बॉयड ने उस तिलिस्मी पत्थर को लटका दिया था, सिर्फ इस विश्वास में कि जब ट्रेलर के अंदर क्रिस्टी ने ईथन की टांग में से सरिया निकाला, रात भर उन्होंने चार दीवारी के अंदर बिताई, तो क्या पता ये टेंट भी इस तिलिस्मी पत्थर के साथ में उन सभी मॉन्स्टर से हमारा बचाव कर ले। और ये लोग बेखौफ होकर उसी टेंट में सो जाते हैं, मगर तभी इन्हें बाहर से वहशी दरिंदों के आने की आवाज आती है। ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी कुछ मॉन्स्टर्स इनका वो टेंट खींचने लगते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या इसके नेक्स्ट एपिसोड में बॉयड और सैरा बच पाएंगे, इन सभी वहशी दरिंदों से अपनी जान को बचाकर उन सभी लोगों के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर जो बिजली का रास्ता जेड ने खोजा है इसकी मदद से वो लोग कोई मैसेज ट्रांसमिट कर पाएंगे, और क्या कैनी और क्रिस्टी एक हो पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब तो आपको अगले एपिसोड्स में ही मिलेगा, जो कि होने वाला है इसका फिनाले यानी कि फाइनल एपिसोड ऑफ द सीजन 1, जैसे भी हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 10th, या फिर कहें कि फिनाले ऑफ द सीजन, जहां पर हमें कई सारे सवालों के जवाब मिलने तो वाले हैं, मगर इसी के साथ कुछ और राजों से पर्दा भी उठने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एलिस और फातिमा को देख पाते हैं, जो कि अपने इस कंटिन्यूड रिलेशनशिप के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। वहीं जेड जैसे कि रास्ता मिल चुका था उस इलेक्ट्रिसिटी को पाने का, वहीं जंगल के अंदर हम सैरा और बॉयड को देख पाते हैं जो कि घबरा चुके थे अपने बाहर मौजूदा मॉन्स्टर्स की वजह से। और यहीं से ही एपिसोड की कंटिन्यूटी होती है, जहां पर हम छोटे ईथन और उसकी बड़ी बहन जूली को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने वही पुराने खेल खेलने लगते हैं, यानी कि उंगलियों के अंदर छोटे से मॉन्स्टर्स को डाल करके एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी देना। इसी बीच इनके घर पर जेड पहुंच जाता है और जिम को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है और कहता है कि देखो मैंने ढूंढ ही लिया, फाइनली बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पास ही मौजूदा लैंप को वो निकाल कर बल्ब को जलाता है और फिर उसमें खुद का तार लगा देता है, जिसके अंदर एक एयर ब्लोअर था और वो इस बिजली की मदद से चलने भी लगा था। जहां पर जिम कहता है कि यार तुमने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल डाला, इतनी बिजली से तो हम काफी दिनों तक उस मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो चलो फिर देरी किस बात की, चलते हैं सीधा अपने टावर पर। वहीं हम बॉयड और सैरा को देख पाते हैं, जो कि रात के हुए भयानक हादसे के बावजूद भी जिंदा बच चुके थे। हालांकि उनका टेंट काफी जगह से फट चुका था, मगर गनीमत इस बात की थी कि वो जिंदा थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने सामने पेड़ तो नजर आते हैं, मगर उन पेड़ों पर मकड़ियों के ढेर सारे जाले लगे हुए थे। मीनवाइल सीन डेनर में शिफ्ट होता है, जहां पर जेड अपनी ये खास खोज बाकी लोगों तक भी ट्रांसमिट करता है, बताता है कि किस तरीके से जितनी भी बैटरीज है हम उनको यहीं की ही बिजली से चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही ये बात सब लोग सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब वो यहाँ से यानी कि इस घोस्ट टाउन से बाहर कोई मैसेज भेज सकते थे। इस बात से सभी खुश थे, जिम भी बहुत ज्यादा खुश था। वहीं कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं जूली को जेड पसंद आने लगता है, जिसकी उसके फादर से कभी बनती ही नहीं थी। तो हो सकता है कि कहानी में आगे हमें कुछ नए रिलेशनशिप भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर हम डोना को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त पोस्ट ऑफिस या फिर कहें कि यहाँ की जेल के अंदर कैनी के साथ बातचीत कर रही थी। वो बताती है कि मैं बॉस्टन से आई थी, जब बॉस्टन वापस जाऊंगी तो अपनी बहन की एक बड़ी कब्र बनवाऊंगी और बाकी जो लोग यहाँ से बच करके निकलेंगे हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहूंगी। जहाँ पर कैनी भी उसे विश्वास दिलाता है कि मैं हर बार आपके साथ था हूँ और यहाँ से निकलने के बाद भी रहूंगा। इसी बीच हम क्रिस्टी को देख पाते हैं, जो कि अपनी वेन में से काफी सारे केबल्स निकालने लगती है, क्योंकि बिजली तो मिल गई मगर तारों की जरूरत तो अभी भी थी। जहाँ पर कैनी आकर उसकी मदद करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। ये ग्लोब मैंने अपने स्कूल टाइम में अपने दोस्त के घर से चुरा लिया था। जहाँ पर क्रिस्टी कहती है कि अच्छा बताओ जरा इस ग्लोब की खास बात क्या है। जहाँ पर कैनी बताता है कि दिखने में तो ये मानचित्र यानी कि ग्लोब पूरी दुनिया की हर जगह दिखाता है, मगर
मगर इसमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी है जिसके अंदर हम कोई भी चीज छिपा सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक चिट छिपा रखी है, उस चिट के अंदर वो सारे देशों के नाम लिख रखे हैं जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, वहां पर घूमना चाहता हूँ। तो फाइनली क्रिस्टी भी उसे खोल करके वो लिस्ट देख लेती है जहाँ पर पेरिस, रोम, बेल्जियम, इटली और इसी के साथ 3-4 और देशों के नाम लिखे हुए थे। जहाँ पर क्रिस्टी कहती है कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर जाओगे? जहाँ पर कैनी हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हम जूली और टबीता को भी देख पाते हैं जो कि इस वक्त नेथन के बाड़े में आई थी। यहाँ पर काफी सारे औजार मौजूद थे जैसे कि खुदाई के लिए, फार्मिंग यानी कि खेती के लिए। तो यहाँ से उसे एक फावड़ा मिल जाता है ताकि उनकी घर की खुदाई वो और ज्यादा इजी वे में कर पाए। वहीं पर हम एलिस को देख पाते हैं जो कि अपनी फातिमा को यानी कि पुरानी गर्लफ्रेंड को खोने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो बताता है कि देखो मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ खड़ा था और दूर से तुम्हारी गाड़ी को आता देख रहा था। तुम भी करीब 4 से 5 चक्कर लगा चुकी थी। तुमने मुझे नोटिस किया था, मैंने भी तुम्हें रुकने के लिए बोला था मगर तुम रुकी नहीं। मगर जब फाइनली अंधेरा हुआ तो हमने तुम्हारे टायर फोड़ दिए और तब जाकर तुम्हें यहाँ कॉलोनी हाउस में आना ही पड़ा। सोचो अगर उस दिन वहाँ मैं नहीं होता तो तुम तो किसी और घर में चली जाती, तो फिर हमारी दोस्ती कैसे होती? जहाँ पर फातिमा उसे विश्वास दिलाती है कि दोस्त हम पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। जहाँ पर एलिस उसकी इस बात से खुश था। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि उन्हीं घने जंगलों में बने मकड़ी के जालों द्वारा घिरे हुए पेड़ों के बीच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर सैरा भी उसकी मदद कर रही थी, इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी बॉयड को दूर से अपनी वाइफ टेली की चिल्लाने की आवाज आती है। वो एक ही दिशा में भागने लगता है। तभी उसे सामने जाल में लिपटी हुई अपनी वाइफ दिखाई पड़ती है। वो उसे बचाने के लिए उसके जाल खोलने लगता है, लेकिन तभी उसके कपड़ों पर एक मकड़ी चढ़ जाती है। उस मकड़ी को हटाने के लिए वो अपने कपड़े खोल देता है और ऐसा लग रहा था मानो उस मकड़ी ने उसे काट लिया, मगर कहीं पर भी कोई निशान नहीं था। सैरा भी इस इंसिडेंट को देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वहीं घोस्ट टाउन के अंदर जिम और इसी के दोस्त जेड का अब ये टावर तैयार हो चुका था। बस जरूरत थी तो इसे चालू करके मैसेज ट्रांसमिट करने की, जहाँ पर वो अपने बेटे ईथन को कहता है कि सबसे पहला मैसेज तुम ही भेजोगे। वहीं अगेन सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बॉयड को देख पाते हैं। एक तो पहले ही ऑलरेडी उसका हाथ एक अजीब बीमारी से ग्रसित था, यूं ही कभी सुन्न हो जाता था, कभी काम करना बंद कर देता था और ऊपर से इतनी लंबी दूरी की चढ़ाई, तो बॉयड पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। एक बार तो वो अपनी हिम्मत भी हारने वाला था, लेकिन सैरा उसे हिम्मत दिलाती है और कहती है कि बस थोड़ा दूर और, हम लोगों ने आज तक ये वाला हिस्सा कभी पार नहीं किया, क्या पता यहाँ से बाहर जाने के बाद कोई रास्ता नजर आए। देखो मुझे दूर एक टावर नजर आ रहा है, बस थोड़ी सी चढ़ाई और करनी पड़ेगी। वहीं जिम और उसकी पूरी टीम उस कॉलोनी हाउस के ऊपर अपना टावर लगा चुकी थी। जिसके बाद सीन मैडम टियान पर जाता है जो कि इस वक्त अपने पति के फोटो पर हार लगाती है, अगरबत्ती करती है। तभी जेड वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि माना कि हम दोनों अलग अलग देश से हैं, माना कि हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, मगर दिल का जुड़ाव एक ही है, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। और फाइनली मैडम टियान ने भी उसे अपने बेटे के रूप में मान लिया था और ये दोनों बैठकर मिस्टर चैन के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि वो चैन की नींद सो जाएं। वहीं कॉलोनी हाउस के बाहर मैथ्यू और उसकी टीम ने पूरी तरीके से टावर में बिजली दे दी थी और अब मौका था सिर्फ और सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करने का। हर कोई अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हुआ था कि आखिर मैसेज बाहर जाएगा तो उसे रिसीव कौन करेगा। खुशी के मारे मैथ्यू ने तो अपने बेटे ईथन को अपने कंधे पर ही बिठा लिया था और जैसे ही वो मैसेज भेजने वाले थे कि तभी बादल गरजने लगते हैं। अचानक से शाम होने लगती है, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी, और थोड़ी ही देर में बारिश भी गिर जाती है। अब जहाँ एक तरफ बारिश के अंदर बॉयड और सैरा मिलकर के उस ऊपर मौजूदा टावर की तरफ जाने लगते हैं, वहीं पर कॉलोनी हाउस के द्वारा बनाया गया टावर पूरी तरीके से भीगने लगा था। इनके इक्विपमेंट भी गीले होने वाले थे, मगर फिर भी कैसे तैसे मैथ्यू अपनी हिम्मत नहीं हारता। एक मैसेज वो भेजने की ट्राई करता है। डोना बार बार चिल्लाती है कि देखो सामानों को अंदर ले आओ, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। जबकि मैथ्यू कहता है कि बस मुझे 5 मिनट और दे दो, मैं यहाँ तक पहुंचकर पीछे नहीं मुड़ सकता। और जैसे ही वो मैसेज भेजता है तो सामने से रिप्लाई आता है कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जहाँ पर मैथ्यू कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हमें घोस्ट टाउन में फंसे हुए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, हम करीबन 100 से ज्यादा लोग हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी सामने से रिप्लाई आता है कि इस वक्त तुम सबको नहीं, सिर्फ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची को मदद की जरूरत है, जल्दी से घर भागो। तुम्हें क्या लगता है कि ये मैसेज यहाँ से बाहर जा पाएंगे? जब तक हम यहाँ पर हैं कोई मैसेज जा नहीं पाएगा। मैथ्यू बुरी तरीके से डर चुका था, वो भागकर सीधा अपने घर की ओर जाने लगता है। मीनवाइल हम टबीता और जूली को देख पाते हैं जो कि अपने घर की बेसमेंट की खुदाई करते हुए एक और नीचे फ्लोर में गिर चुके थे। यहाँ इस वक्त हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि बताता है कि ये जगह इन सभी वैशी दरिंदों के दिन में सोने का प्लेस है। वो लोग इस वक्त यहाँ से दूर हैं, मगर जल्द ही आने वाले होंगे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अपनी जान बचाने के लिए। तो जूली अपनी जान बचाने के लिए विक्टर के साथ आगे निकल पड़ती है। वहीं पर सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अंधेरा होने वाला था। वो सभी वैशी दरिंदे बाहर निकल
निकलने वाले थे, जहाँ पर सैरा बताती है कि मैं उनसे बात करती रहती हूँ, हो सकता है कि शायद वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए मगर आपको जान से मार डालेंगे। ये सामने पेड़ दिख रहा है, इसके अंदर एक होल है, प्लीज आप इसके अंदर छिप जाइए। और जैसा कि ये सारे के सारे पेड़ तिलस्मी हुआ करते थे, इनके अंदर जाने वाला शख्स कहीं पर भी निकल सकता था। तो जैसे ही बॉयड इसके अंदर जाता है तो अचानक से एक ऐसी चिमनी में पहुंच जाता है जहां पर चारों खाने चित्त थे, यानी कि वो बिल्कुल बंद गुफा जैसा था। चारों दीवारें बहुत ज्यादा करीब थी, यानी कि बॉयड पूरी तरीके से फंस चुका था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि इस भरी बरसात में यहाँ पर लोगों का एक और ग्रुप पहुंच जाता है, यानी कि एक और बस भटक करके इस घोस्ट टाउन में पहुंच चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या इसके नेक्स्ट सीजन में बॉयड यहाँ से निकल करके अपनी जान बचा पाएगा, या फिर ये लोग जो बस में यहाँ तक आ पहुंचे हैं ये लोग भी जिंदा बचेंगे या नहीं? क्या सैरा रात भर उस बिना तिलिस्मी पत्थर के जंगल में अपनी जान बचा पाएगी? और क्या विक्टर इन भूतों की नीचे वाली नगरी में होने के बावजूद भी जूली और बाकी के लोगों की हेल्प कर पाएगा? या क्या फिर जिम एक और नया रेडियो सिस्टम बना करके किसी और देश, किसी और जगह पर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आपको इसके नेक्स्ट सीजन में ही मिलेंगे, जो कि हम जल्द ही लाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जितना आपके घर में मोबाइल फोन्स हैं उन सभी में वीडियोस चला करके छोड़ें, ताकि हम जैसे डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट मिले और हम और भी बेहतर और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला पाएं। सीजन 2 जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।